सो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और आज हम इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, वो भी 16 मार्च का। इसके अलावा मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहिए हो या पुराने सेशन की आप पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आरबीआई सिंप्लीफाइड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली क्विज को भी अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। और 3 से 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड करता हूँ, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार कंटेंट देख लेते हैं आज का। तो आज के न्यूज़पेपर में से मैंने ये 5 न्यूज़ को पिक किया और ये 5 की 5 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर बात कर रही हैं, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो पहले उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके थ्रू पूरी न्यूज़ को समझेंगे। और आज की न्यूज़ थोड़ी आसान न्यूज़ है। जो पहली न्यूज़ क्या बोल रही है, गल्फ कॉन्फ्लिक्ट रिस्क 5 to 10 बिलियन डॉलर हिट टू इंडिया एज रेमिटांस फ्लो कम अंडर प्रेशर। देखो, थोड़ा इनवर्ट रेमिटांस जो है ना, इनवर्ट रेमिटांस का फ्लो जो है कम हुआ है। इसके पीछे रीज़न है गल्फ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वेस्ट एशिया में थोड़ी टेंशन है। ठीक है, वेस्ट एशिया में थोड़ी टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। ठीक है, उसकी वजह से जो इंडिया में रेमिटांस फ्लो है वो थोड़ा कम हुआ है, वो प्रेशर में आया है। और इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं उसकी वजह से इंडिया को कितना लॉस होगा, लगभग 5 to 10 बिलियन डॉलर का हिट लगेगा इंडिया पे। ठीक है, क्योंकि जो ये रेमिटांस फ्लो है वो गल्फ कंट्री से बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, मैक्सिमम वहाँ से आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेमिटांस फ्लो के बारे में समझना। और ये रेमिटांस का जो है, इनवर्ट रेमिटांस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस न्यूज़ के अंदर हम रेमिटांस का सिग्निफिकेंस समझेंगे। ठीक है, इनवर्ट रेमिटांस का सिग्निफिकेंस समझेंगे और देखेंगे कि कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा होता है, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, कैसे वो मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो होता है उसको ऑफसेट करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, उसमें हम ये वाले बात करेंगे, एमडीटी के बारे में बात करेंगे, वही मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट के बारे में, कैसे वो उसको ऑफसेट कर रहा होता है। ठीक है, और कैसे वो आरबीआई को इम्पैक्ट कर रहा होता है या उसको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात करेंगे, रिजर्व रुपी स्टेबलाइजेशन में कैसे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, रुपी को स्टेबल रखता है कैसे, और एक इन द एंड शॉक एब्जॉर्वर की तरह वर्क कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड है, ये एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो हम रेमिटांस का एक बार सिग्निफिकेंस दिखेंगे इन सब चीज़ों पे कैसे होता है। सेकेंड न्यूज़ क्या है, सेकेंड न्यूज़ है इंडिया ग्रांट्स 6 month रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन एज रेयर अर्थ की जो सप्लाई है वो उसमें जो क्रंच आया था जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो देखो, हमें पता है बिकॉज ऑफ दिस रेयर अर्थ सप्लाई क्रंच की वजह से इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हिट हुई। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 6 month का रिलीफ दिया है। ठीक है, उन्होंने इंडिया ने ग्रांट दिया है ऑफ 6 month रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन। तो ये ईवी लोकलाइजेशन जो है ना, पीएम ई ड्राइव स्कीम का पार्ट है। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि वो है क्या। तो इसका मतलब हमें पीएम ई ड्राइव पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पीएम ई ड्राइव को समझेंगे, ये पीएम ई ड्राइव स्कीम है क्या। ठीक है, यहाँ पर हम पीएमपी के बारे में समझेंगे। ठीक है, वो पीएमपी ही है एक तरीके से ईवी लोकलाइजेशन, और कैसे उसके बेसिस पे सब्सिडीज दी जाती हैं। क्योंकि पीएम ई ड्राइव सिर्फ सब्सिडी पे वर्क नहीं कर रही है, उसके अंदर और अलग अलग क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे एसेट क्रिएशन के ऊपर भी एक कंपोनेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी एक कंपोनेंट है, तो उसमें 3 कंपोनेंट है। तो उन 3 कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे और फिर वो देखेंगे भाई इंडिया ने कैसे ग्रांट किया है दिस 6 month रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है। ठीक है, थर्ड न्यूज़ क्या है, थर्ड न्यूज़ है आरबीआई पुशेस डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी विद ग्रास रूट आउटरीच एंड फ्रॉड अवेयरनेस ड्राइव। तो यहाँ पर हम जो है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर क्या है, आरबीआई ने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो भी महाराष्ट्र में। तो वो देखेंगे वो क्या है, मतलब वो है तो इनडायरेक्टली डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, जहाँ पर ग्रास रूट आउटरीच होगा और फ्रॉड अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाएंगी। ठीक है, तो वो हम सारे के सारे इनिशिएटिव और रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आरबीआई चाहता है। ठीक है, फोर्थ न्यूज़ क्या है, फोर्थ न्यूज़ एक सेबी से रिलेटेड है। ठीक है, जहाँ मतलब यहाँ पर एक फंड के बारे में बात करेंगे, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जो एक्चुअली में ब्रिज करता है द गैप बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड AIF। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखेंगे कि SIF कैसे डिफरेंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स TMF से और AIF से। फिर यहाँ पर एक AIF का कॉन्सेप्ट भी आता है, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 कैटेगरीज कौन सी होती हैं। और फिर जो SIF है उसका रेगुलेटरी रूल्स समझेंगे। ठीक है, उनको समझेंगे और फिर अचीवमेंट भी समझेंगे कि क्या क्या अचीव कर लिया है अभी तक। फिफ्थ न्यूज़ एक जनरल न्यूज़ है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंप्रेस किया है 2026 की असेंबली पोल्स इनटू
26 days with a heavy security led strategies। ठीक है, तो ये बहुत जनरल न्यूज़ है, इसको पढ़ के खत्म करेंगे। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ का फ्लो होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ क्या है? गल्फ कॉन्फ्लिक्ट रिस्क $5 to $10 billion हिट टू इंडिया एज रेमिटेंस फ्लो कम अंडर प्रेशर। तो पहले थोड़ा न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बिल्डअप करेंगे। एन ऑनगोइंग एंड एक्सकेलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान इज डिसरप्टिंग डेली लाइफ, बिजनेसेस एंड ट्रैवल इन द गल्फ रीजन। स्पेसिफिकली कहाँ है, किसकी बात हो रही है? यूएई की बात हो रही है। बिकॉज इंडिया रिसीव अ मैसिव अमाउंट ऑफ मनी सेंड होम बाय इंडियन वर्किंग इन द गल्फ, रेमिटेंस जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। A prolonged war threatens to shrink this vital financial pipeline। तो पहले ये देखते हैं, ये जो रेमिटेंस है वो किसी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों वो ज़रूरी है वो समझने की कोशिश करता है। क्यों ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रक्चरल पिलर की तरह। ठीक है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इंडिया है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है ना, फॉरेन मनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, फॉरेन मनी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब यहाँ पर मैं बात करूँगा डॉलर की। ठीक है, डॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इंडिया में डॉलर कैसे आए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, इंडिया में डॉलर बहुत तरीक़ों से एंटर कर सकता है। पहला वे क्या है? FDI के थ्रू, FDI के थ्रू। ठीक है, FDI के थ्रू आ सकता है। FDI क्या करते हैं? 10% ज़्यादा स्टेक खरीद लेते हैं इंडियन कंपनीज़ के अंदर। तो उसके थ्रू क्या है, डॉलर इंडिया के अंदर आ सकता है। ठीक है, और क्या करते हैं? अपनी फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं इंडिया में, तो उससे डॉलर आ सकता है। मतलब ये जो है, ये लोग जो FDI होते हैं वो स्टिकी मनी प्रोवाइड कराते हैं जो बहुत टाइम तक रहता है। दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर है FPIs। ठीक है, ये हॉट मनी प्रोवाइड कराते हैं और ये 10% से कम जो है स्टेक खरीदते हैं इंडियन कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, तो इससे भी क्या है, इससे भी डॉलर आ सकता है इंडिया के अंदर। अगला तरीका क्या है? थर्ड जो है वो है एक्सपोर्ट का। जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज करे, मैन्युफैक्चर गुड बनाए और सर्विसेज को दे कहाँ पर? फॉरेन कंट्रीज़ में। USA ले लो, तो वहाँ से क्या है, डॉलर जो है एंटर कर सकता है। और ये जो सारे के सारे तरीके हैं ना, 3 तरीके मैंने आपको बताया, ये सारे के सारे वोलाटाइल तरीके हैं, वोलाटाइल वे हैं। मतलब क्या है वोलाटाइल? मतलब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि अभी ग्लोबल में क्या सिनेरियो चल रहा है, ग्लोबल का सिनेरियो क्या है। ठीक है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रही कहीं, ठीक है, या कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन तो नहीं चल रही है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ले लो, हेडविंड्स ले लो। ठीक है, वॉर तो नहीं चल रही है। ठीक है, प्रोलॉन्ग वॉर तो नहीं चल रही है। ठीक है, तो मतलब ग्लोबल सिनेरियो कैसा है, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मान लो कि कुछ लड़ाई चल रही है, ग्लोबल टेंशन चल रही है। ठीक है, जो अभी चल भी रही है, तो उससे क्या है, जो ग्लोबल मार्केट है ना, ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और इस स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से वो सारा का सारा ट्रैवल कर जाता है रिस्क किधर, जो प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर आ जाती है? इंडियन मार्केट के अंदर आ जाती है। तो जो इंडियन मार्केट में जो FPIs होते हैं और FDIs होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पैसा खींचते हैं। ठीक है, तो वो FDI तो पैसा खींच नहीं सकते आसानी से, क्योंकि ये जो है ना स्टिकी मनी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट ही करना बंद कर देते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्री बना रहे थे उसको बीच में रोक के निकल देंगे। ठीक है, या जो भी काम कर रहे थे वो उसे हॉल्ट कर देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी अपने आप ही जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अपने आप ही प्लमेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, फर्दर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। जो FPI हैं, जिन्होंने मार्केट के अंदर पैसा डाल रखा है, उसको तो पुल बैक करेंगे। ठीक है, ये भी पुल बैक करते हैं, कोशिश तो ये भी करते हैं, ये भी पुल बैक करते हैं। ठीक है, ये भी पुल बैक करेंगे और इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या है, इंडियन मार्केट के अंदर जितना भी डॉलर है, ठीक है, नेट डॉलर्स हैं, वो अपना भी खत्म होने लग जाएंगे, वैनिश होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट या इंडियन मार्केट की बात हो रही है, कहाँ पर होती है? सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स किधर होते हैं? ये होते हैं BOP के अंदर। ठीक है, BOP में करंट जो कैपिटल अकाउंट होता है वहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर नोट किए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर होते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो नेट इनफ्लो है मनी का, ठीक है, यहाँ पर फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो अपने भी कम होने लग जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, तो अब ये याद रखना, BOP में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें जो नेट इनफ्लो है मनी का वो कम होने लग जाएगा। अभी BOP में नेट इनफ्लो आता कहाँ से? मैंने अभी डिस्कस किया, FPI से आ सकता है, FDI से आ सकता है,
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से आ सकता है, ठीक है, और भी होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होते हैं। एनआरआई का पैसा जो होता है बैंक्स के अंदर उससे भी आ सकता है सारा, ठीक है। तो नेट इनफ्लो है मनी का, जो नेट फॉरेन करेंसी है, ठीक है, फॉर कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो अपने आप ही कम होने लग जाती है, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखो यहाँ पर। अभी मैंने ये समझा दिया आपको। दूसरी ओर एक्सपोर्ट कैसे वॉलेटाइल है, देखो एक्सपोर्ट जब भी ग्लोबल क्राइसिस हो रहा होता है, ग्लोबल क्राइसिस हो रहा होता है तो उससे एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट होता है। कैसे? ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है कहाँ पर? एडवांस इकोनॉमीज़ में, ठीक है। एडवांस इकोनॉमीज़ में इन्फ्लेशन बढ़ गई, अगर वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गई तो लोग जो है ना सिर्फ बेसिक, वहाँ के जो लोग हैं वो बेसिक कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, कमोडिटीज़ को यूज़ करते हैं। अभी जो यहाँ के हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स हैं, वो जो लग्जरी आइटम बेचते हैं, ठीक है, या महंगे आइटम बेचते हैं, थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है, कॉस्टली होते हैं, या कंपैरेटिव प्राइस के भी हों, ठीक है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं हमेशा, ठीक है। तो क्या लोग वो वाला आइटम खरीदेंगे यहाँ पर? जो वाले इंपोर्टेड मटेरियल हैं वो खरीदेंगे, या गुड्स हैं वो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। सर्विसेज भी नहीं लेंगे वैसी, ठीक है, नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एडवांस इकोनॉमी में अभी लोगों के पास बेसिक कमोडिटी खरीदने के ही पैसे हैं। वैसे लग्जरी आइटम और थोड़े से बढ़े हुए प्राइस जो है वैसे आइटम्स को नहीं खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो उससे क्या है, एक्सपोर्ट अपने आप ही हॉल्ट हो जाती है, ठीक है, या कम हो जाती है। उसकी वजह से डॉलर जो है एंटर करता है मार्केट के अंदर, क्या एंटर करता है? नहीं करता, कम हो जाता है। तो डॉलर की जो एंट्री है वो कम हो जाती है इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। ऐसे करके एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट, एफडीआईज और एफपीआई की वजह से जो डॉलर आ रहा होता है वो हो जाता है अपने आप ही कम इन ग्लोबल क्राइसिस, जब ये कोई ग्लोबल क्राइसिस हो रहा होता है। दूसरी ओर जो ये हमारा रेमिटांस है ना, रेमिटांस है वो बिल्कुल ही अपोजिट होता है, एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जब भी ग्लोबल क्राइसिस हो रहा होता है, जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस हो रहा होता है तो ये और स्टेबिलिटी दिखाता है, ठीक है, स्टेबल है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये स्टेबल रहता है, रेमिटांस हमेशा स्टेबल रहते हैं। मान लो एक वर्कर है, ठीक है, वर्कर है, ये फॉरेन कंट्री के अंदर है, और यहाँ पर उसकी फैमिली है इधर इंडिया में, ठीक है, फैमिली है इंडिया में। तो देखो जब ग्लोबल क्राइसिस होगा तो भाई एक वर्कर जो है जिसकी फैमिली इंडिया में है उसको ज़्यादा पैसा भेजेगा ना, वो नॉर्मल है, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है। जब भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम में होती है तो आप मदद करते हो, और ज़्यादा मदद करते हो, ठीक है, अपनी सेविंग्स जो होती हैं उसको भी यूज़ करते हो, उसको भी रेमिट करने की कोशिश कर रहे होते हो। तो देखा जाता है कि जो रेमिटांस होता है ऐसे ग्लोबल क्राइसिस में वो कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ही गिरता है तो, लेकिन स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि जो एफपीआईज एफडीआईज हैं और जैसे ईसीबीज हो गई और एनआरआई का पैसा हो गया प्लस ये जो एक्सपोर्ट है ऐसे गिर जाए, इतना बुरी तरह गिरे, नहीं, ये स्टेबल रहता है थोड़ा, ठीक है, गिरता है लेकिन स्टेबल रहता है। उल्टा यहाँ पर देखो सेविंग की वजह से भी और बढ़ जाता है कभी कभी, तो कि लोग अपनी सेविंग भी दे रहे होते हैं, फिर रेमिट कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो इनके वेजेस, खुद के वेजेस गिरे होते हैं, ठीक है, खुद की सैलरी कम हो जाती है ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, इनकी खुद की सैलरी कम हो जाती है, वेजेस कम हो जाती है, इवन दो रेमिट तो अच्छा खासा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। तो रेमिटांस जो है नॉर्मली क्या है, वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क कर रहा होता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क कर रहा होता है। तो यही फ़ायदा है, देखो ये फ़ायदे को थोड़ा इकोनॉमी स्केल पे समझते हैं तो ये हेल्प कर रहा होता है, कुशनिंग कर रहा होता है, कुशनिंग करता है द इकोनॉमी की, ठीक है। यहाँ पर इंडिया की बात लेते हैं। तो एक चीज़ होती है, आपको पता है, ट्रेड डेफिसिट। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, नीचे चलते हैं। बीओपी, ठीक है, बीओपी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो हमारे इधर हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो ये कैपिटल अकाउंट, इसमें पैसा कैसे आता है? एफपीआई से आ सकता है, एफडीआई से आ सकता है, ईसीबी से आ सकता है, एनआरआई के थ्रू आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जो एनआरआई बैंक के अंदर पैसा डालते हो, ठीक है, हमारे इंडियन बैंक्स में पैसा रखते हो, ठीक है, उसके थ्रू कैपिटल अकाउंट में नेट नेट पॉजिटिव पॉजिटिव इनफ्लो हो सकता है, ठीक है। और नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, समझ के चलना। दूसरी ओर जो है हमारा होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं? देखो एक तो होती है मर्केंडाइज ट्रेड, ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ले लेते हैं, इंपोर्ट ले लेते हैं, ऐसे आई लिख देता हूँ मैं, और इसको विजिबल बोलते हैं, विजिबल ट्रांजेक्शन्स। एक होती है इनविजिबल, ठीक है, यहाँ पर हमारा सर्विसेज आता है, फैक्टर इनकम आती है, फैक्टर इनकम आती है, फैक्टर इनकम हो गई, सर्विसेज हो गया, फैक्टर इनकम हो गई, और यहाँ पर ही आता है वो रेमिटांस, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि भाई ग्लोबल क्राइसिस आ गई है, ग्लोबल क्राइसिस चल रही है इस टाइम पे, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ये रेमिटांस जो है ना कम है,
ठीक है, कम आए। तो देखो अगर ये रेमिटेंस कम आएंगे तो जो हमारा नेट इनफ्लो है, ये जो जनरली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो पॉजिटिव रहता है, ये कम पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि रेमिटेंस कम है। सर्विसेज मान लो उतनी है, ये फैक्टर इनकम भी नेट 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 में पॉजिटिव रहा, ठीक है, मतलब मनी यहाँ से आया इंडिया में, ठीक है, इंडिया के अंदर डॉलर आया, ठीक है, सर्विसेज से भी डॉलर आया नेट में, नेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ग्रॉस नहीं, नेट। और फैक्टर इनकम भी नेट में पॉजिटिव आई, ठीक है, और रेमिटेंस भी पॉजिटिव था लेकिन कम पॉजिटिव था। तो उसकी वजह से ये जो पूरा पार्ट है, ये जो इन्वेजिबल ट्रांजेक्शन्स है, ये पॉजिटिव तो होंगी लेकिन नेट में कम होंगी, ठीक है, नेट कम पॉजिटिव होगा। दूसरी जो मर्केंटाइज ट्रेड होती है ना, वो हमेशा डेफिसिट में पड़ी रहती है, ठीक है, नेगेटिव रहती है। अब ये नेगेटिव में क्यों रहती है? देखो जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है, मैंने आपको बताया था, एक्सपोर्ट अपने आप ही कम होने लग जाते हैं, उसके पीछे रीजनिंग दी थी। और इम्पोर्ट तो हमारे बढ़े ही रहते हैं हमेशा, इम्पोर्ट बढ़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, ठीक है, ये इंपोर्ट करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ये सब इंपोर्ट करने होते हैं। क्रूड तो 80 to 85% हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। LPGs हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, आइटम्स होते हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते, वो हमें इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो नेट इंपोर्ट है वो बढ़ा हो रहता है। और इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट में डॉलर जो है बाहर जाता है, आउट होता है, और एक्सपोर्ट में डॉलर क्या है? इन आता है। तो ये नेट, यहाँ पर नेट है, वो नेट नेगेटिव हो गया, ठीक है, मतलब डॉलर यहाँ से बाहर ही गया, कंट्री के बाहर ही गया। तो उससे अभी करंट अकाउंट हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ज़्यादातर नेगेटिव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो पॉजिटिव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो नेगेटिव है, सॉरी, इसकी बात करते हैं पहले। ये जो नेगेटिव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नेगेटिव हो रहता है, ठीक है। उसको कंपनसेट करता है ये इनविजिबल ट्रांजेक्शन, जो कि पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो उसको कंपनसेट करके, लेकिन तब भी कंपनसेट करने के बाद भी ये जो टोटल करंट अकाउंट रहता है ना हमारा, ये डेफिसिट में पड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, अगर ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता उतना ही ये कम नेगेटिव होता, ठीक है। ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता उतना ही क्या मेरा ओवरऑल करंट अकाउंट नेगेटिव कम होता, है ना। अभी हमने मान के चला है कि जो रेमिटेंस है कम आया, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव है ये कम पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव उस टाइम पे क्या हो गया? नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज हमने मान के चला है कि रेमिटेंस कम आए और बाकी सेम चीज़, सब कुछ सेम है। अभी हमने फाइनली हमें पता चल गया ये नेगेटिव है। अब हमें पता है कि यहाँ से जो FPI FDIs हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमने ऊपर प्रूफ किया था, यहाँ पर देखो, इधर प्रूफ किया था कि ये भी कम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारा जो नेट इनफ्लो रहता है, ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन कम पॉजिटिव होता है। तो देखो कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि ये जो पॉजिटिव है ना, इसको कंपनसेट ही नहीं कर पाता और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता ही नहीं, ठीक है। तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करने के लिए आरबीआई पर सारा बर्डन आ जाता है। आरबीआई फॉरेक्स, अपने खुद के फॉरेक्स रिजर्व को खोलता है। हमने लास्ट वाले सेशन में बात करी थी, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो अपने फॉरेक्स रिजर्व को खोलता है, वहाँ से डॉलर निकाल के मार्केट के अंदर सर्कुलेट करता है। कैसे सर्कुलेट करेगा? मार्केट के अंदर डॉलर बेचेगा और उसके कंपैरेटिवली क्या है, रुपीज़ को बाय कर लेगा। तो रुपये को ये बाय करता है और डॉलर को ये सेल करता है, जिससे क्या मार्केट के अंदर क्या डॉलर आ जाते हैं। तो सेम चीज़, ये जो डॉलर है इसको कंपनसेट करेंगे, तो उससे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो खत्म हो जाता है बाय द यूज़ ऑफ कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल अकाउंट से भी ना हो पाए, हमारा जो करंट अकाउंट है वो कैसे बैलेंस होता है? बाय द यूज़ ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जो नेट पॉजिटिव फ्लो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल अकाउंट से भी नहीं हो पाता, तो तब क्या करता है आरबीआई? तब आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को खोलता है अपने, और वहाँ से डॉलर को बेच के मार्केट के अंदर डॉलर लेके आता है। उसके थ्रू बीओपीज जो है, पूरे बीओपीज बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये डेफिसिट जो है खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें क्या है, आरबीआई को अपना फॉरेक्स रिजर्व ड्रेन करना पड़ जाता है। तो आरबीआई पे बर्डन है, कैपिटल अकाउंट पे ही बर्डन है, दोनों पे आ जाता है, ठीक है। तो अब वापस चलते हैं, ठीक है। अगर ये रेमिटेंस में बहुत ज़्यादा बड़े मिलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, और स्टेबल मिलते हैं ग्लोबल क्राइसिस के टाइम पे भी, तो ये पॉजिटिव जो कि कम पॉजिटिव दिख रहा है, फिर क्या होता? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखता, ठीक है। ये करंट इस वाले ये विजिबल ट्रेड्स जो है उसको तो हम भूल ही जाओ, वो तो हमेशा नेगेटिव रहती हैं। तो जब ये बहुत पॉजिटिव दिखता तो इसको ज़्यादा ऑफसेट कर पाता, तो ये ऑफसेट जो है वो ज़्यादा होते। जब ये ज़्यादा ऑफसेट होते तो जो नेगेटिव है ये कम नेगेटिव होता। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वो उसे कंपनसेट कर ले, आरबीआई को अपना फॉरेक्स रिजर्व खोलने की जरूरत ना पड़े, उस वहाँ से उसको यूज़ करने की जरूरत ना पड़े, उसको ड्रेन आउट करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है
कि वो कुशनिंग करता है इकोनॉमी की। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व भी जो है वो भी ड्रेन नहीं होता, कैपिटल अकाउंट से ही सब कुछ कंपनसेट हो जाता है। प्लस कोई डोमिनो इफेक्ट क्रिएट नहीं होता, ठीक है, अगर अगर रेमिटेंस अच्छे आ रहे होते हैं। यहाँ पर हम रेमिटेंस को मेन पिक्चर में लेके चलते हैं। वैसे जो ये पॉजिटिव रहता है ना, ये वाला जो पॉजिटिव रहता है, ये सर्विसेज की वजह से रहता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रेमिटेंस को मेन पिक्चर में ला रहे हैं, उसको हीरो बना रहे हैं इधर, ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई में बर्डन कम रहता है और कैपिटल अकाउंट भी उसे कंपनसेट कर लेता है, जो कि करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है उसको कंपनसेट कर लेता है। तो ऐसे वो कुशनिंग करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी की। अभी यहाँ पर एक और चीज़ बात बोली गई है, एक और बात बोली गई है, ठीक है। अब थोड़ा न्यूज़ को आगे चलते हैं। अगर एक प्रोलॉन्ग वॉर रही तो वो थ्रेटन करेगी कि भाई ये जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है ना सच में कम हो जाए, ठीक है, ये कम हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। कितना हिट बता रहे हैं वो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि 5 से 10 बिलियन डॉलर का हिट होगा, जो कि मैसिव अमाउंट है। तो देखो, जो मैंने आपको सेम प्रॉब्लम बताई थी, है ना, अगर रेमिटेंस कम हो जाता है, जो सेम प्रॉब्लम थी वो सेम प्रॉब्लम हो सकती है। उससे क्या, आरबीआई का रिजर्व भी ड्रेन हो सकता है, कैपिटल अकाउंट क्या पता उसको कंपनसेट ही ना कर पाए, ठीक है, ऐसा भी चीज़ हो सकती है। तो और उससे क्या है, उससे और प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग वॉर की वजह से करेंसी पे प्रेशर आ सकता है, हमारी खुद की करेंसी डिवैल्यूएशन में जा सकती है, ठीक है, ठीक है, डेप्रिशिएट हो सकती है। तो यहाँ पर करेंसी प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो सकती है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन दो तरीके की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट में क्या होता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में, तो डायरेक्ट में देखो, अगर सीधा है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो कंपनीज है, HPCL है, BPCL है, ये महंगे दामों में क्रूड ऑयल खरीदेंगी, ठीक है, सिंपल है। और जितना भी प्रेशर है वो किसको पास ऑन कर देंगे, नॉर्मली क्या, कंज्यूमर को कर देंगे, जो भी पेट्रोल चाहिए, जिसको भी पेट्रोल चाहिए उस पर पास ऑन कर देंगे। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का। दूसरा होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है और अगर मान लो ये नहीं करना चाहती हैं उस पर, क्या बोलते हैं, पास ऑन नहीं करना चाहती हैं, ठीक है, तो बाकी का प्रेशर जो है किस पे आएगा, गवर्नमेंट पे आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कट आउट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, अपनी खुद की स्पेंडिंग को कट आउट करेगी, क्योंकि उसे कंपनसेट करना है, HPCL को पैसा देना है, ठीक है, BPCL को पैसा देना है, ठीक है। और जो कंज्यूमर पे जो और तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे लॉजिस्टिक प्रेशर है, वो भी बढ़ेगा ना, लॉजिस्टिक प्रेशर भी बढ़ेगा, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उससे कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। और वो जो सारा का सारा कॉस्ट है वो किसको दे दिया जाएगा, कंज्यूमर को दे दिया जाएगा। मतलब जो और प्राइस है, जो CPI के अंदर जितना ही बास्केट में रखा हुआ मटेरियल है उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो CPI का जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या हमें बढ़ा हुआ दिखेगा, हाँ बढ़ा हुआ दिखेगा। उसको ही बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रेशर आ जाना, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट होना थ्रू दिस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो ये हो गया, कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आएगा, सीधा हो गया। और हाँ, रीजनल स्लो डाउन भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, क्योंकि वही सेम चीज़ आप ये इससे इम्पोर्टेड प्राइस वाले से देख सकते हो। CPI के बढ़ने की वजह से जो रीजनल में जो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी कम होने लग जाएगी अपने आप ही। तो ठीक है, हमने पूरा देख लिया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, अभी हमने पीछे पूरा रेमिटेंस की इंपॉर्टेंस समझ ली, ठीक है, उसका आइडियोलॉजी समझ ली। अब यहाँ पर नंबर से उसको समझने की कोशिश करते हैं। द मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया। रेमिटेंस जो है वो एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह नहीं है, जस्ट वो एक स्ट्रक्चरल पिलर है ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। नंबर देखते हैं। इन फाइनेंशियल 24 इंडियन ने रिसीव किया 3.74 लाख करोड़ रुपये, जो कि 40 बिलियन डॉलर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, गल्फ नेशन से अलोन। ओवरऑल रेमिटेंस कितना था, कितना हिट किया, 138 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल 25। अभी हम जो है ना बहुत ज़्यादा गल्फ पे डिपेंडेंट है, ठीक है, गल्फ नेशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो कंट्रीज हैं लाइक UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत एंड अमान, वो अकाउंट करते हैं कितना, 38% ऑफ ऑल रेमिटेंस टू इंडिया। और UAE उसमें कितना है, अलोन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल सोर्स, 19.2%। अभी हमने इसका मतलब देख लिया, देखो क्वेश्चनिंग द इकोनॉमी हमने समझ लिया था, इसका आइडिया समझ लिया था। अभी थोड़ा नंबर से देखते हैं। हिस्टोरिकली फाइनेंशियल 11 और फाइनेंशियल 24 के बीच में ये जो रेमिटेंस थे उन्होंने फाइनेंस किया कितना, 42% ऑफ द इंडियाज टोटल मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट। बहुत बड़ी चीज़ है ना। अगर फ्यूचर में कभी भी रेमिटेंस इनफ्लो ड्रॉप होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिया का जो ब्रॉडर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और करेंसी है वो प्रॉब्लम में आ सकती है, वो प्रेशर फील कर सकती है, ठीक है। हमने देख लिया था कैसे करेगी। द प्रोजेक्टेड हिट
इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर 10 to 20% ड्रॉप आता है रेमिटेंस फ्रॉम वेस्ट एशिया, तो उससे क्या रिजल्ट होगा, डायरेक्ट लॉस हो सकता है $5 to 10 बिलियन का फॉर द इंडियन इकोनॉमी। और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमने डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who is the most vulnerable? The impact of this disruption is not evenly distributed across India, ठीक है, और its workforce। स्टेट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा? जस्ट 5 स्टेट्स, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे स्टेट, जो 5 स्टेट है, ठीक है, ये ऑब्जॉर्व करते हैं नियरली 66% ऑफ इंडियाज टोटल रेमिटेंस। ठीक है, जितना भी 60 मतलब जितना अगर मतलब 100 रुपये आ रहे हैं ऐसे रेमिटेंस, उसमें 66 रुपीज़ तो सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में आते हैं। ठीक है, इन्हीं 5 स्टेट में आते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। तो अगर इफ़ द गल्फ इकोनॉमी स्लो डाउन, अगर गल्फ में जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होती है, तो उससे क्या है, हमारी खुद की रीजनल इकोनॉमी भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, कर्नाटका की रीजनल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, तेलंगाना की कर जाएगी, तमिलनाडु की कर जाएगी, और केरला की तो बहुत करेगी। हम देखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, केरला की तो बहुत ही ज़्यादा करेगी। अगला क्या है, द लेबर क्लासेस वर्सेस द प्रोफेशनल्स। देखो, एक और जो यहाँ पर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रांजिशन कर सकते हैं, वो आराम से रिमोट वर्क कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या टेम्परेली कहीं भी रिलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। लेकिन जो और ब्लू कलर जो है, बट जो ब्लू कलर और सॉरी यहाँ पर ब्लू कलर की बात हो रही है, ब्लू कलर एंड जो गिग वर्कर्स हैं वो हाईली वनरेबल है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर वो वहाँ से देखो छोड़ के आते हैं, मान लो कोई कतर के अंदर किसी ऑयल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, बंदा, तो भाई वहाँ पर उसको मैनुअल वर्क करना है। ठीक है, अगर वो वहाँ से छोड़ के यहाँ पर इंडिया में आ जाएगा तो मे बी पॉसिबिलिटी है ऐसा, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस उनको यहाँ पर ही जॉब ना मिले, इधर ही जॉब ना मिले। तो उनको पता है अगर वहाँ से एक बार छोड़ के आते हैं, जो भी ब्लू कॉलर और गिग वर्कर्स अगर वहाँ पर छोड़ के आते हैं, तो उनको इंडिया में आकर जॉब भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और उनकी फैमिली अलग से सफ़र करेगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से स्टेट भी सफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको पैसा ही नहीं होगा इनके पास। तो ये बिजनेस स्केल डाउन, अगर बिजनेस स्केल डाउन होते हैं तो लेबर क्लास जो है वो फेस करेगी इमीडिएट जॉब लॉसेस। ठीक है, और वेज कट जो हमने बात करी थी, विदाउट विदाउट द सेफ्टी नेट ऑफ द रिमोट वर्कर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द केरला एक्सपोजर। देखो, केरला एक्सपोजर में आपको बताया था ना कि केरला जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाला है इस चीज़ से। कैसे? देखो, जो केरला है रिक्वायर्स अ स्पेशल फोकस बिकॉज इट्स रीजनल इकोनॉमी वो इंटरवाइंड है, यूनिकली इंटरवाइंड है विद द गल्फ। हाई कंसंट्रेशन, नियरली 80% ऑफ द केरलाज एनआरआई वो कहाँ रहते हैं, वो गल्फ में रहते हैं। फाइनेंशियल वेट देखते हैं, केरला अकाउंट करता है ऑलमोस्ट कितना, 1/5 मतलब 20%, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द इंडिया टोटल रेमिटेंस रिसीव, रफली कितना 1.94 लाख करोड़ रुपीज़। तो यही सबसे पहले हिट होंगे। ठीक है, और इसमें जो केरलाइट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैविली एम्प्लॉयड है, लॉजिस्टिक में, हॉस्पिटैलिटी में, हेल्थ केयर में एंड गिग वर्क में। ठीक है, लाइक कैब ड्राइविंग एंड फूड डिलीवरी। तो वो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने की वजह से ये सबसे पहले सेक्टर हिट होंगे, जिसकी वजह से केरलाइट हिट होंगे। उसकी वजह से स्टेट जो है, स्टेट सफ़र करेगा, और वहाँ पर फैमिली सफ़र करेंगी। ठीक है, वहाँ की यूनिक रीजनल इकोनॉमी जो है वो सफ़र करेगी। अ ड्रॉप इन गल्फ टूरिज्म, ऐसा पॉसिबल है कि जो गल्फ का पूरा टूरिज्म है वहाँ पर ड्रॉप आएगा, जो डायरेक्टली ट्रांसलेट करेगा टू ड्रॉप इन अर्निंग फॉर दीज काइंड ऑफ वर्कर्स, जो कि कैब ड्राइवर्स होते हैं ना, फूड डिलीवरीज होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स आएगी, जिसकी वजह से केरला पे ज़्यादा एक्सपोजर है इसका। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, ये आर्टिकल हाईलाइट कर रहा है ग्रोइंग टेंशन बिटवीन business as usual and escalating panic. Escalating threats. There are reports of drone debris falling in Dubai financial center, threats to ports and US military facilities, and professional fleeing to their home countries. ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, एक्सलेट हो रहे हैं थ्रेट्स। दूसरा है सप्लाई चेन चौक हो गया है। प्रीवियसली जो रेड सी में प्रॉब्लम चल रही थी हाउदी अटैक की वजह से, उसकी वजह से ट्रेड्स तो पहले से ही हर्ट थी। अब क्या है, लॉजिस्टिक वर्कर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद कर दिया है, तो अभी शिपमेंट भी स्टॉल हो गई है एट पोर्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, ये और प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हो गई है, तो सप्लाई चेन चौक हो गई है। हमने देखा कि इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये अलग प्रॉब्लम चल रही है। वर्कर एंग्जाइटी भी इंक्रीज होती है और हो रही है। जो बहुत सारे वर्कर्स हैं वो ट्रैप्ड हो गए हैं अपनी अपनी कंट्रीज, मतलब जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर। लिविंग द गल्फ फॉर सेफ्टी माइट मीन कि वो फॉरफिट करें अपनी जॉब को एंटायरली, लीडिंग टू द कोर्ट लाइक इफ़ आई लीव आई माइट नॉट हैव अ जॉब। जब मैं वापस अपनी कंट्री में आऊँगा या कंट्री में भी नहीं मिलेगी, और जब वापस आऊँगा तब भी। ठीक है, मान लो सब कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई, ये अपनी जॉब छोड़ के आ गए, लेकिन आप गल्फ में वापस जाएंगे तो उनको जॉब भी नहीं मिलेगा पता। ठीक है, और कंट्री अपनी इंडिया में तो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस तो हर एक जगह आ रखा है ना। इंस्टीट्यूशनल ऑप्टिमिज्म, डिस्पाइट द पैनिक सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक लुलु एक्सचेंज रिपोर्ट की
Remittance volume have remained stable for now, citing the UAE historical resilience and preparedness। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है। एक तो जो है ना, जो एक्सचेंजेस होते हैं, लूलू एक्सचेंज है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो जानबूझ के पीआर करते हैं, पॉजिटिव पीआर करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि यार सब कुछ कंट्रोल में है, क्योंकि अगर ये नहीं बोलेंगे ना कि सब कुछ कंट्रोल में है, तो लोग क्या अपने डर जाएंगे लोग, ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो सिस्टम है, वो ट्रस्ट पे काम करता है। तो अगर बैंक और ये एक्सचेंज ओपनली एडमिट करें कि भाई हाँ पैनिक है, तो इसकी वजह से बैंक रन जैसी सिचुएशन आ सकती है, बैंकरप्सी जैसी सिचुएशन आ सकती है, जो बहुत बड़ी बन सकती है और डिस्टेबलाइज कर सकती है। लोग क्या अपना पैसा लेके भाग जाएंगे, फिर बैंक में ही पैसे रखना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो एकदम डिपॉजिट आएंगे, भाई हमारा पैसा दो क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा वो सोचेंगे, तो पैनिक क्रिएट हो जाएगा फालतू का और ज़्यादा। तो जो इंस्टीट्यूशनल ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ये थोड़े पॉजिटिव दिखा रहे हैं अपने आप को, पॉजिटिव पीआर कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, उन्होंने बोला भी है कि भाई यूएई का जो हिस्टोरिकल रेजिलियंस है और प्रिपेयर्डनेस है, वो बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड जो ऑप्टिमिज्म है ना, ये है, ये सच में है, एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो यूएई है ना, उन्होंने बहुत पहले से ही वो बहुत अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। और उनके पास एक अच्छा रिकॉर्ड भी है कि जब भी कोई ऐसा क्राइसिस आता है, ठीक है, तो उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं होती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चीज़ भी है, जो कि असल में दिख भी रहा है कि इसीलिए ही जो इंस्टीट्यूशन है वो थोड़े ऑप्टिमिज्म नेचर में है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रेमिटेंस फ्रॉम गल्फ या जीसीसी कंट्रीज कितना है। यूएई से हमने देखा था 19.2%, जो कि एस्टिमेट कितना अमाउंट है, 1.89 लाख करोड़ रुपीज़। फिर सऊदी अरेबिया है 6.7%, कतर है फिर 4.1%। तो पहले तीन तो याद होने चाहिए, ठीक है। शेयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे फैशन में याद होनी चाहिए, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि भाई यूएई सबसे पहले है, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतर। और टोटल जीसीसी का कितना है, 38% रखता है ऑफ टोटल रेमिटेंस इनटू द इंडिया। और वो कितनी वैल्यू है, 3.74%। रेमिटेंस फ्रॉम अदर मेजर कंट्रीज, यूएसए से भी ज़्यादा है, देखो जीसीसी का यूएसए से भी ज़्यादा है। यूएसए कितना है, 27.7%। लेकिन अगर अलाउन एक कंट्री देखा जाए तो हाँ, इनका सबसे ज़्यादा है, यूएस का, जो 27.7% है, 2.73 लाख करोड़ रुपीज़। फिर यूके, फिर सिंगापुर, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर जर्मनी। इसमें पहले तीन याद रखना, यूएसए, यूके और सिंगापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, टॉप रेसिपिएंट इंडियन स्टेट्स और यूटीज, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, महाराष्ट्र। सेकंड है केरला। थर्ड है तमिलनाडु। फोर्थ है तेलंगाना। फिफ्थ है कर्नाटका। तो आपको टॉप 5 याद होने चाहिए। टॉप 5 इसलिए क्योंकि 66% ऑफ द टोटल रेमिटेंस वैल्यू रिसीव करते हैं, इसलिए में टॉप पे है कि महाराष्ट्र 20.5%, केरला फिर 19.7%, तमिलनाडु 10.4%, तेलंगाना 8.1% और कर्नाटका 7.7%। ये याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। सेकंड न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडिया ग्रांट्स 6 मंथ रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन एज रेयर अ सप्लाई क्रच हिट द इंडस्ट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, उन्होंने ग्रांट किया है 6 मंथ का एक्सटेंशन टू इलेक्ट्रिक बस एंड ट्रक मैन्युफैक्चरर को, अलाउइंग देम टू कंटिन्यू इम्पोर्टिंग, वो कंटिन्यू कर सकते हैं इम्पोर्टिंग दिस पर्टिकुलर क्रिटिकल कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं ट्रैक्शन मोटर्स कंटेनिंग रेयर अर्थ मैग्नेट। कब तक कर सकते हैं वो, अंटिल 1 सितंबर। अगर ये ग्रांट जो 6 मंथ का रिलीफ है नहीं दिया गया होता विदाउट दिस एक्सटेंशन, तो कंपनी को क्या करना पड़ता, कंपनी वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, उन्हें खुद ही मैन्युफैक्चर करना पड़ता ये सारे कंपोनेंट्स, ट्रैक्शन मोटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर करने पड़ते लोकली, स्टार्टिंग अर्ली मार्च में करने पड़ते, अगर उनको क्वालिफाई होना है फॉर द गवर्नमेंट सब्सिडी अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रैक्शन मोटर होते क्या है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैक्शन मोटर होती क्या है। जो ट्रैक्शन मोटर्स है ना, वो प्राइमरी पावर ट्रेन कंपोनेंट होता है एक किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। इंजन होता है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द बैटरी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी ही जो है एक्चुअली में टर्न करती है व्हील को, ठीक है। द रेयर अर्थ डिपेंडेंसी, दीज हाईली एफिशिएंट मोटर, ये जो ट्रैक्शन मोटर होती हैं, रिलाई करती हैं ऑन द रेयर अर्थ मैग्नेट्स। और currently EV manufacturer in India are the largest consumer of these powerful magnets, but इसको सोर्स करना डोमेस्टिकली बहुत हार्ड है, इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू सोर्स डोमेस्टिकली, ठीक है, वो बहुत हार्ड है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई द गवर्नमेंट हिट पॉज ऑन द लोकलाइजेशन, ठीक है। देखो इंडिया ने ग्रांट किया ना 6 मंथ का रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन। ईवी लोकलाइजेशन में क्या होता है, देखो ये यही होता है, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म गोल है वो यही है, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जिसमें क्या है, विच फोर्स द ऑटोमेकर्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज
द परसेंटेज ऑफ व्हीकल पार्ट मेड इन इंडिया। तो मतलब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अगर इस पीएमपी के तहत जो ऑटो मेकर्स हैं वो फोर्स्ड हैं कि उनको कुछ पार्ट जो है या कुछ परसेंटेज ऑफ व्हीकल पार्ट्स इंडिया में बनाने पड़ेंगे, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। क्यों? अगर उनको सब्सिडी चाहिए तो। जो भी हमारी ये पीएम ई ड्राइव स्कीम चल रही है अभी, इसके तहत जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर किसी भी मैन्युफैक्चरर को वो सब्सिडी चाहिए तो उसे एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ व्हीकल पार्ट जो है मेड इन इंडिया करना पड़ेगा। मतलब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना ज़रूरी है टू क्लेम द सब्सिडीज़। लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए ही गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है 6 मंथ का रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन। लेकिन वो कौन सी टाइप की ईवी है? बस और ट्रक की बात हुई है, ठीक है। पीछे हमने देखा था बस और ट्रक की बात हुई है। तो रियलिटी क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे दो मेन रीज़न है। पहला क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। जियो पॉलिटिकल टेंशन चलती आ रही है, 2025 में बहुत ज़्यादा थी और 2026 में तो और ज़्यादा है, ठीक है। उसने सीवियरली डिस्टर्ब किया है इंटरनेशनल सप्लाई चेन को, जिसकी वजह से जो ऑटो मेकर्स हैं, इंडिया के ऑटो मेकर्स हैं, वो तो भाई सिक्योर ही नहीं कर पा रहे, रॉ मटेरियल ही नहीं ले पा रहे, ठीक है। सब असेंबलीज में ही ले पा रहे, जिसकी वजह से उन्हें फुल पूरी की पूरी मॉडल पे ही रिलाई करना पड़ रहा है। तो पूरा का पूरा मॉडल ही, ठीक है, पूरा ट्रैक्शन मोटर को ही उनको इम्पोर्ट करना पड़ जाता है अब, ठीक है? क्योंकि वो बना ही नहीं सकते, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। तुम फैक्ट्री बना के बैठे रहो, तुम ईवी लोकलाइजेशन का नाम लेते रहो, लेकिन तुम्हारे पास रॉ मटेरियल नहीं है बनाने के लिए, ठीक है, सब असेंबलीज नहीं है, ठीक है, वैसी मशीनरी नहीं है, तो फिर कैसे बनाओगे उसको, ठीक है, ट्रैक्शन मोटर को कैसे क्रिएट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ईवी लोकलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। और ये ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आने की वजह से है कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रांट किया है 6 मंथ का रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन, क्योंकि अगर ईवी लोकलाइजेशन नहीं हुआ तो गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर रिलीफ दिया है थोड़ा, बसेस और बस ट्रक मैन्युफैक्चरर को दिया है थोड़ा, कि हाँ भाई तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 6 महीने बाद करना, लेकिन करना वैल्यूडेशन करना, लेकिन 6 महीने बाद करना, तब तक तुम्हें हम सब्सिडी देंगे, ठीक है। कोई ईवी लोकलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ 6 मंथ का रिलीफ दिया है। तो पहला रीजन देख लिया, ग्लोबल सप्लाई चेन स्ट्रेन की वजह से। दूसरा क्या है, चाइना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। चाइना ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, क्योंकि चाइना डोमिनेटिंग प्लेयर है। जो ग्लोबल सप्लाई है रेयर अर्थ मटेरियल की, ठीक है, उसमें 60-70% इनका हाथ है, ठीक है, वो डोमिनेंसी रखता है इसमें। अर्लियर दिस फिजिकल ईयर चाइना ने जो है ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट। कॉन्सिक्वेंटली अब इंडियन ऑटो मेकर्स हैव स्ट्रगल टू सिक्योर द सप्लाई, उनको सप्लाई मिल ही नहीं रही थी। तो वो किस पे रिलाई कर रहे थे? वो रिलाई कर रहे थे इम्पोर्टिंग द प्री असेंबल्ड मोटर या सब असेंबलीज फ्रॉम चाइना, जस्ट टू कीप प्रोडक्शन लाइन मूविंग, ठीक है। तो ये अलग से प्रेशर क्रिएट हो गया। इन दो प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने ग्रांट किया है 6 मंथ का रिलीफ ऑन ईवी लोकलाइजेशन, ठीक है। न्यू मैंडेट क्या है? बाय September 1 कंपनी मस्ट शिफ्ट टू द लोकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर ट्रैक्शन मोटर। करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करे तो और ग्रांट नहीं मिलेगी, और अगर आपने नहीं किया तो आपको सब्सिडीज भी नहीं मिलेंगी पीएम ई ड्राइव के थ्रू, ठीक है, स्कीम के थ्रू। दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? फिटमेंट ऑफ मैग्नेट्स, रोटर, स्टेटर, शाफ्ट, बेयरिंग, एनक्लोजर, कनेक्टर, केबल, सब बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है भाई ट्रैक्शन मोटर्स की, तभी आपको सब्सिडीज मिल पाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द फाइनेंशियल इंजन, द पीएम ई ड्राइव स्कीम। ये जो लोकलाइजेशन है, दिस लोकलाइजेशन रूल, जो ईवी लोकलाइजेशन रूल है, इज टाइड टू अ मैसिव, अब ये पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में बोलेगा। 10,900 करोड़ की जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, जो प्रोवाइड कराती है एक्चुअली में फाइनेंशियल इंसेंटिव टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक, बसेस, और अब एम्बुलेंस को भी एक कंपोनेंट जोड़ दिया इन्होंने। अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरी स्कीम हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी बस इसका एक कंपोनेंट पढ़ लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज़। तो अगर कंपनियों ने लोकलाइजेशन नहीं किया, ठीक है, ईवी लोकलाइजेशन नहीं किया, तो दे लूज आउट ऑन द मैसिव सब्सिडीज डिजाइन टू मेक देयर व्हीकल अफोर्डेबल फॉर बायर्स। क्योंकि अगर वो मैसिव सब्सिडीज को लूज आउट करेंगे तो जो अमाउंट पे बनेगी, ठीक है, प्लस जो भी कॉस्ट होगा प्लस प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा पास ऑन कर दिया जाएगा बायर्स पे, और वो महंगा होगा एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो कंपनी को आगे जाके, जो कंपनीज है उनको ईवी लोकलाइजेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी तो उनको मैसिव सब्सिडीज़ नहीं मिलेंगी, और अगर उनको सब्सिडीज़ नहीं मिली तो भाई वो अफोर्डेबल नहीं रहेगी फिर, ठीक है, बायर्स के लिए। जो भी वो बनाएंगे, कार बनाएंगे, सब ट्रक बनाएंगे, एम्बुलेंस बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक कंपोनेंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्कीम है, ये 6 मंथ का जो रिलीफ दे रही है, सिर्फ 2 ही मैन्युफैक्चरर को दे रही है, एक ट्रक और एक बस, ठीक है। यहाँ पर उनका कंपोनेंट एक बार समझ लेते हैं। द ई ट्रक सब्सिडीज, हम आगे पूरा पीएम ई ड्राइव पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी इनका कंपोनेंट समझ लेते हैं। इसको बजट कितना दिया गया है? 500 करोड़ रुपीज़ का। एलिजिबिलिटी कौन से ट्रक की है?
द ट्रक विद द ग्रॉस व्हीकल वेट बिटवीन 3.5 टन से 55 टन, इसके बीच में होगी तभी सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, सब्सिडी का मैथ क्या है, बायर को कैसे मिलेगा, बायर को मिलेंगे 5000 रुपीज़ पर किलो वॉट आर। ये किलो वॉट आर पता है यूनिट किसकी होती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। तो यहाँ पर बैटरी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप एनर्जी को रखोगे तो इससे पावर इनटू टाइम आ जाएगा। तो यही है, किलो वॉट जो है पावर है और आर टाइम, वो टाइम है, तो इसलिए ये जो किलो वॉट आर है ये यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो बायर गेट्स 5000 पर किलो वॉट आर ऑफ द बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, वो एनर्जी की बात कर रहा है। और अप टू 10% ऑफ द व्हीकल्स एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब ये एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है, देखो एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है जैसे कॉस्ट होता है गुड्स का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एट द मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, सब कुछ एक्सक्लूडेड है। क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सक्लूडेड है, टैक्सेस एक्सक्लूडेड है। ठीक है, हैंडलिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस एक्सक्लूडेड है। सिर्फ क्या जुड़ा है, सिर्फ उसका बनने का मतलब प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये होता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, जो फैक्ट्री से निकलने के बाद जो भी प्राइस होता है, जिसमें प्रोडक्शन और प्लस प्रॉफिट वाला कंपोनेंट जोड़ा जाता है, लेकिन उसमें हटा दिया जाता है कौन सा कंपोनेंट, ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट, टैक्सेस का कंपोनेंट और हैंडलिंग का कंपोनेंट। ठीक है, वो अगर वो चार्जेस हटा देंगे तो उसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। अब इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10 किलो वॉट आवर का मैं कोई ईवी खरीद रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, उतना कैपेसिटी है उस बैटरी का, तो 10 किलो वॉट, इसका मतलब कितना मुझे कितना मिलेगा, 5000 रुपीज़ इंटू 10। ठीक है, तो ये 50,000 रुपीज़ हो गया फॉर एग्जांपल। और अगर 1 लाख रुपए की, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपए की वो ईवी है। ठीक है, उसका एक्स फैक्ट्री प्राइस जो है ना 1 लाख रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, तो उसका 10% कितना हो गया, उसका 10% हो गया सिर्फ 10,000 रुपये। तो इन दोनों का मिनिमम मिलेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ 10,000 रुपये मिलेगा, सिर्फ 10,000 रुपये की ही सब्सिडी मिलेगी। तो टोटल सब्सिडी अब जो आएगी वो आएगी 10,000 रुपये। ठीक है, बस ये एग्जांपल के लिए लिया है क्योंकि ट्रक इतने सस्ते नहीं आते हैं। ठीक है, ट्रक बहुत बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों में पहुंच जाता है मामला। तो अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जो होते हैं हाँ ट्रक्स, उन पे उनके जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। द कैच, यहाँ पर कैच क्या है, टू क्लेम दिस सब्सिडी, अगर आपको ये सब्सिडी क्लेम करनी है तो वो जो बायर है उसे एक्चुअली में एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसके अंदर ये प्रूव होगा कि प्रूविंग दे हैव ऑफिशियली स्क्रैप्ड, उन्होंने स्क्रैप कर दिया अपना ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल। तो मतलब एक COD भी चाहिए, मतलब एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी चाहिए कि उसमें ये लिखा होगा कि आपने अपना जो पुराना वाला व्हीकल था, ठीक है, जो पॉल्यूटिंग व्हीकल था उसको स्क्रैप कर दिया है, तभी आपको वो सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, अभी आपको यू एज अ बायर कैसे आपको बोल रहा है ये, है ना, क्योंकि हमें बायर की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहा, मैन्युफैक्चरर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बायर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इन द एंड जो है इनको भी सब्सिडी मिलती है और मैन्युफैक्चरर को भी सब्सिडी मिलती है। तो उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, हम वो आगे देखेंगे कि वो मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बस बायर को ही मिल रही है, ऐसे समझ के चलते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अगला कंपोनेंट हमने देखा था ई बसेज है। तो द ई बसेज सब्सिडीज क्या है, बजट एलोकेट कितना किया गया है, इसको सबसे ज़्यादा बजट मिला है 4,391 करोड़ रुपीज़, एमिंग टू सब्सिडाइज 14,028 बसेस प्राइमरली फॉर स्टेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इस कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, इसमें सब्सिडी मैथ क्या है, देखो इसमें एक पूरा का पूरा फ्लैट सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई है और एक मैक्सिमम कैप दिया गया है फॉर द बस विद द मैक्सिमम एक्स फैक्ट्री प्राइस 2 करोड़ रुपए। अगर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बस है, ठीक है, तो भाई कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 2 करोड़ रुपए से कम की बस है, ठीक है, एक मैक्सिमम कैप जो है इससे कम की बस है, 2 करोड़ से कम की बस है, तो उस पर फ्लैट 10,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये पर किलो वाट आवर। ठीक है, वही सिंपल, अगर 10 किलो वाट की है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें 1 लाख रुपये मिल जाएंगे, 1 लाख रुपीज़ सेम। ठीक है, और एक और कैप भी है, ये तो एक पूरा मेन कैप हो गया, मैक्सिमम कैप हो गया, इस पर भी एक और कैप है, साइज बेस कैप। द गवर्नमेंट हैज कैप्ड द मैक्सिमम टोटल सब्सिडी अ सिंगल बस कैन रिसीव बेस्ड ऑन इट्स लेंथ पे। अगर 10 से 12 मीटर की बस है तो वो कैप्ड है 35 लाख, इसका मतलब 350 किलो वाट आवर तक ले सकता है। ठीक है, 8 to 10 मीटर मतलब कितना,
25 लाख पे कैप्ड है, इसका मतलब 250 किलोवाट आवर पे कैप हो गया। कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 8 से 6 मीटर की अगर बस है वो कितने पे कैप है, 20 लाख पे, तो इसका मतलब 200 किलोवाट आवर। ठीक है, कोई आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, इस वैल्यू से, तो आपको यही मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम, देखो इससे पहले एक स्कीम थी फेम स्कीम, फेम 1 एंड 2। ठीक है, जब ये खत्म हो गई 2024 में, फिर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया पीएम ई ड्राइव को। ठीक है, तो ये फेम 1 और 2 जो है ना, ये सब्सिडी ओरिएंटेड स्कीम थी। ठीक है, इसमें सिर्फ यही कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट था, और कोई कंपोनेंट था, क्योंकि उस टाइम पे फास्टर अडॉप्शन चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ठीक है, लेकिन अब सिर्फ फास्टर अडॉप्शन नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, रोबोस्ट नेशन वाइड चार्जिंग नेटवर्क चाहिए। ठीक है, और एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इस कंपोनेंट, इस पूरी की पूरी स्कीम को लाया गया। इसमें 3 कंपोनेंट है। ठीक है, तो इस फेम की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, जब ये खत्म हो गई तो उसके बाद लाया गया पीएम ई ड्राइव को। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री टू एक्सलरेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तब आउटले कितना दिया गया था इसको, 10,900 करोड़ रुपीज़ का। टोटल ड्यूरेशन क्या था इसका, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक। लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट थे, उसमें अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब ये डेट हिट हो जाएगी, आफ्टर दिस डेट जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, ये तो चलती रहेगी। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इसके अंदर कुछ कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट कौन से हैं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। ठीक है, E2W और E3W, इसमें जितना भी सब्सिडी मिलती थी ना, ठीक है, उसको बंद कर दिया है। कब, आफ्टर दिस डेट। लेकिन कब तक एक्सटेंड कर दिया है पीएम ई ड्राइव को, टिल 31 मार्च 2028 तक। गोल क्या था, सर्विंग एज द सक्सेसर टू द फेम 1 एंड फेम 2 स्कीम, पीएम ई ड्राइव एम्स टू मेक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अफोर्डेबल, build a robust nationwide charging network and force the development of localized EV manufacturing ecosystem in India। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट देखते हैं। अब इस स्कीम का कंपोनेंट देख लेते हैं, ब्रेकिंग डाउन द स्कीम कंपोनेंट। ये जो 10,900 करोड़ रुपए का जो बजट है, वो हाईली टारगेटेड बजट है। इसको डिवाइड किया गया है 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स के अंदर। पहला क्या है, डिमांड इंसेंटिव सब्सिडीज, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स। थर्ड कंपोनेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो कंपोनेंट 1 है सब्सिडीज और डिमांड इंसेंटिव। इसको कितना पैसा दिया गया, इसको कितना बजट दिया गया, 3,679 करोड़ रुपीज़। ये जो कंपोनेंट है वो डायरेक्टली रिड्यूस करेगा अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एन ईवी फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को हेल्प करेगा कि उसका जो अपफ्रंट कॉस्ट है ऑफ द परचेजिंग पर्टिकुलर ईवी वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट एसेंशियली रिम्बर्स करेगी टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, उनको रिम्बर्स करेगी, OEM को, अलाउइंग द डीलरशिप टू सेल द व्हीकल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, तो एक पर्सन को, जो बायर है एक्चुअली में, उसको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा। ठीक है, मान लो जो हमारा OEM है वो 1 लाख रुपए वाली नॉर्मल ईवी बेचता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो और इसको सब्सिडी मान लो मिल गई 20,000 रुपये की, तो इनडायरेक्टली जो बायर है उसको पता है कितने रुपए की पड़ेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपये की पड़ेगी, 80K की। ठीक है, तो ऐसे जो ये 20,000 रुपये हैं वो किसको मिलेंगे एक्चुअली में, वो मिलेंगे OEM को। लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है, बायर्स को हो रहा है और OEM को, दोनों को हो रहा है। ठीक है, तो वो यही बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो देखते हैं जो डिमांड इंसेंटिव थे। ठीक है, उसका जो पूरा कंपोनेंट था, उसमें कैटेगराइजेशन कैसे किया गया। तो व्हीकल कैटेगरी क्या थी उसमें, देखो, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जिसको E2W बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर आफ्टर 31 मार्च 2026 कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ठीक है, वो सब्सिडी वाला कंपोनेंट बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब ये स्कीम लॉन्च हुई होगी तब तो थी। ठीक है, तो वो देखते हैं तब कितना एलोकेशन हुआ था बजट का। ठीक है, कितना टारगेट वॉल्यूम था। तो पहले वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इसके अंदर 1,772 करोड़ रुपीज़ एलोकेट हुए थे। टारगेट वॉल्यूम कितना था, 24.79 लाख व्हीकल्स को टारगेट करना था।
कवर क्या करेंगे, प्राइवेट एंड कॉमर्शियल E2W, ठीक है, और वो व्हीकल के पास होनी चाहिए एडवांस बैटरीज। यहाँ पर सब्सिडी कैसे कैलकुलेट हो रही थी, बिल्कुल सेम ट्रक के जैसे, लोअर ऑफ 5000 पर किलोवाट रुपी, ठीक है, पर किलोवाट आर रुपी, और 15% का कैप था, 15% ऑफ द व्हीकल्स एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है, व्हीकल्स एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है, इसमें जो भी लोअर होगा। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स क्या है, इसमें कितना एलोकेशन हुआ, 907 करोड़ रुपीज़। कितना टारगेट था टोटल, 3.16 लाख टारगेट था। और डिज़ाइन किस लिए किया जाएगा, डिज़ाइन टू इलेक्ट्रीफाई लास्ट माइल कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इस बजट को फिर दोबारा से दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया। एक तो था हैवी ड्यूटी L5 कार्गो ऑटो मॉडल्स, ठीक है, जिसमें कितना बजट दिया गया, 857 करोड़ रुपीज़ का। और दूसरा कंपोनेंट क्या था, लाइटर ई रिक्शा या ई कार्ट, जिसके अंदर 50 करोड़ रुपीज़ दिया गया था। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 907 करोड़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर L5, ये L5 के ना हैवी वाले व्हीकल्स होते हैं, इनकी स्पीड जो है ग्रेटर देन 25 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है, 1500 kg के होते हैं, तो हैवी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, इनकी इंजन की कैपेसिटी मोर देन 25 cc होती है, ठीक है। ये वही L5 कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कंपोनेंट है, ई एम्बुलेंस, जिसको बजट दिया गया है 500 करोड़ रुपीज़ का, और इसका भी टारगेट वॉल्यूम भी नोटिफाई नहीं किया है। ये एक ब्रांड न्यू इनिशिएटिव है टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस फॉर कंफर्टेबल, क्वाइट एंड इमर्जेंसी फ्री पेशेंट ट्रांसपोर्ट, और परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इससे अगला कंपोनेंट है ई ट्रक्स, इसको कितना बजट एलोकेट किया गया, 500 करोड़ रुपीज़। इसका जो टारगेट वॉल्यूम है 5643 व्हीकल्स है। ये टारगेट कर रहा है हैवी कॉमर्शियल फ्रेट्स को, N2 और N3 कैटेगरी। N2 कैटेगरी वेट के अकॉर्डिंग 3.5 टन से 12 टन तक की होती है, और मोर देन 12 टन जो है वो N3 कैटेगरी में आता है। कुछ और रूल्स भी हैं, क्रूशियल रूल, टू क्लेम दिस सब्सिडीज बायर को जो है वो CD प्रोवाइड कराना पड़ेगा, प्रूविंग दैट दे ऑफिशियली स्क्रेप्ड एन ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल, ठीक है। जो है 500 करोड़ रुपीज़ का पूरा बजट है, इसमें से 100 करोड़ रुपीज़ रिजर्व किए गए हैं एक्सक्लूसिवली फॉर ई ट्रक्स इन दिल्ली टू कॉम्बैट द सीवियर अर्बन एयर पॉल्यूशन, ठीक है। बस इतना है, आगे बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट 2 है ग्रांट फॉर कैपिटल एसेट्स। इसका जो बजट दिया गया है 7171 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। तो एक प्रॉब्लम है जो ये कंपोनेंट सॉल्व करता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम देखते हैं। सब्सिडाइजिंग कार इज यूजलेस इफ देयर इज नो वेयर टू चार्ज दैम। जो पेट्रोल और डीजल कार होती हैं, देखो वो लंबे रूट के लिए वायबल ऑप्शन रहती हैं, ठीक है। 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर को कवर करना आराम से कवर कर सकते हो, क्योंकि बीच बीच में आपको पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप मिलते हैं, डीजल पंप्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कवर कर सकते हो। यही एक प्रॉब्लम है ईवी के साथ। ईवी के साथ आप जो है ना लॉन्ग जर्नीज नहीं कवर कर सकते, ठीक है, और आपको बीच बीच में जो है ना ईवी स्टेशन भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि भाई अगर आपकी ईवी 300 किलोमीटर ही चल सकती है एक चार्ज में, तो आपको 300 किलोमीटर से पहले पहले एक चार्जिंग स्टेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको कभी भी ऐसा होगा मिलेगा ही नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर भाई आप लॉन्ग जर्नी पर जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस मैसिव सेगमेंट फोकस ऑन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू मेक ईवी एक वायबल ऑप्शन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बसेस, अगला कंपोनेंट जो एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड कंपोनेंट है अपग्रेडेशन ऑफ टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो पहले कंपोनेंट देखते हैं इलेक्ट्रिक बसेस। इसको कितना बजट दिया गया है, आउट ऑफ दिस 7171 करोड़ रुपीज़ दिया गया है 4391 करोड़ रुपीज़। एम क्या है, टू प्रोक्योर 14028 ई बसेस, लेकिन किसके लिए, फॉर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के लिए, ठीक है, STUs के लिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए। क्योंकि यही जो है ना एक स्टेट के अंदर ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं STUs होते हैं, यही तो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बस होती हैं आपकी गवर्नमेंट बसेस होती हैं, तो पहले क्या है वो जो गवर्नमेंट बस होती हैं तो ओल्ड हो चुकी हैं और डीजल पे चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा डीजल को कंज्यूम करती हैं और पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या एक अलग से इलेक्ट्रिक बसेस का एक कंपोनेंट ही दे दिया है इसके अंदर, कंपोनेंट 2 के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, जो STUs हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं वो प्रिक्योर कर सकती हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। और कितने प्रिक्योर कर सकती हैं, 14,028 ई बसेस का टारगेट है, ये टारगेट है, ठीक है। तो ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन हेविली फोकस होते हैं ऑन ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है कहाँ फोकस कर रहा है, 9 मेजर सिटीज़ पे फोकस कर रहा है विद पॉपुलेशन ओवर 4 मिलियन। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। तो वहाँ के STUs को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सब्सिडीज़ मिलेंगी अगर STUs जो है अपने पुराने वाले जो बसेस हैं जो कि डीजल बसेस हैं उसको स्क्रैप करके आप CD दे, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है ना ये
पर्टिकुलर सब्सिडीज़ को ले सकता है, क्लेम कर सकता है। तो वही है, सब्सिडी यहाँ पर रेंज कहाँ से करती हैं, फ्रॉम 20 लाख फॉर मिनी बसेस अप टू 35 लाख फॉर स्टैंडर्ड 10 से 12 मीटर की बसेस के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी इज गिवन टू सिटीज दैट स्क्रैप ओल्ड डीजल एसटीयू बसेस टू रिप्लेस देम विद द क्लीनर अल्टरनेटिव, सेम चीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट क्या है, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, EVPCS। इसको कितना बजट दिया गया है, 2000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। डिजाइन टू क्योर द कंज्यूमर की जो लॉन्ग रेंज वाली होती है ना, रेंज एंग्जाइटी होती है, उसको क्योर करने के लिए ये जो फंड है वो हेल्प करेगा इन द इंस्टॉलेशन ऑफ 72,300 फास्ट चार्जर्स अक्रॉस द हाई अडॉप्शन सिटीज एंड की इंटरस्टेट हाईवेज। ब्रेकडाउन कैसे किया गया है, 22,100 फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, इसमें से E4 व्हीलर्स के लिए, और 1800 हाई कैपेसिटी चार्जर लगाए जाएंगे फॉर ई बसेस, और 48,400 चार्जर लगाए जाएंगे फॉर E2 व्हीलर्स एंड E3 व्हीलर्स के लिए। अगला कंपोनेंट, अपग्रेडेशन ऑफ टेस्टिंग एजेंसी 780 करोड़ रुपीज़, ये एक R&D वाला कंपोनेंट है। फंड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑटोमोटिव टेस्टिंग फैसिलिटी सो दैट उनके पास हो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द एडवांस EV बैटरीज, ट्रैक्शन मोटर्स एंड सॉफ्टवेयर सेफ्टी सिस्टम्स। थर्ड कंपोनेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, 50 करोड़ रुपीज़ इसको दिया गया है, ठीक है, बजट दिया गया है। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बजट इज रिजर्व फॉर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC एक्टिविटीज़ के लिए, टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस, जिसकी वजह से पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी अबाउट द बेनिफिट ऑफ द EVs, एज वेल एज टू प्ले द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज ओवरसीइंग द स्कीम रोल आउट। बस इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिक ऑपरेशनल फीचर ऑफ PM E-Drive, टू एंश्योर the 10,900 crore rupees is spent efficiently and actually boost the domestic economy, गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट किए अ फ्यू स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म। इसमें क्या है, आधार ऑथेंटिकेटेड E-वाउचर, जिसको फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसमें देखो क्या है, ये OEM है, इसने 1 लाख रुपए की EV बनाई, ठीक है, ये बनाया, ठीक है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल बनाया, ठीक है, इसको बेचा, फिर बायर। देखो थ्रू दिस PM E-Drive सब्सिडी मिलेगी कुछ बायर को, ठीक है। मान लो वो थी सब्सिडी 20K की, ठीक है। तो फाइनली कितना पड़ा प्राइस, 80K बायर को, ठीक है। तो हमें पता है कि जो PM E-Drive में कैसे मिलती है सब्सिडीज, और वो भी E2W को 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, ठीक है। और क्या है, 15% ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। इसमें जो भी लोअर होता है उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो पहले क्या होता था, ये OEM जो है ना बताता नहीं था, कभी कभी ऐसा होता है कि बायर को पता ही नहीं है कि ऐसे कुछ सब्सिडी मिलती है थ्रू दिस PM E-Drive। वो तो 1 लाख रुपए की बोलता है तो 1 लाख रुपये खरीद लेता था, लेकिन असल में सब्सिडी मिलती थी, ठीक है। और फिर ये OEM क्या करता था, OEM गवर्नमेंट को नोटिफाई करता था, ठीक है। पोर्टल में जाता था, PM E-Drive पोर्टल पे जाता था और अपलोड करता था कि हाँ हमने तो सब्सिडी दी है 20,000 की, लेकिन एक्चुअली में दी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती थी ठीक है भाई, लो ये 20,000 रुपये, लेकिन बायर को तो एक्चुअली में फ़ायदा हुआ ही नहीं ना, ठीक है। OEM को फ़ायदा हो गया, वही प्रॉफिट हो गया उसको तो फालतू का। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, OEM झूठ बोल सकता है लेकिन बायर नहीं बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने जब कोई बायर खरीद लेगा एक्चुअली में OEM से, और OEM यहाँ पर फिर नोटिफाई करेगा, तो गवर्नमेंट क्या है, E-वाउचर भेजेगी, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेटेड E-वाउचर भेजेगी इसके पास, इस बायर के पास। फिर वो उसको साइन करेगा और अपने डीलर को देगा, ठीक है, इसको देगा, मैन्युफैक्चरर को देगा, ऐसा समझ लो, ठीक है, इस बंदे को देगा। फिर ये अपलोड करेगा यहाँ पर गवर्नमेंट पोर्टल पे, और तब जाके इसको मिलेगा वो पर्टिकुलर सब्सिडी। तो यहाँ पर तभी वो साइन करेगा ना, बायर तभी साइन करेगा जब उसको एक्चुअली वो 20K की सब्सिडी मिली होगी, ठीक है। अब बायर को पता हो या ना हो, लेकिन उसको मिल ही जाएगी, क्योंकि भाई उस पर एक मैसेज आएगा, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेटेड एक E-वाउचर उसको मिलेगा, ठीक है, उसको वो साइन करेगा, फिर देगा इसको डीलर को, और फिर डीलर तब जाके वहाँ पर अपलोड करेगा PM E-Drive पोर्टल में, और तब जाके गवर्नमेंट देगी इनको OEM को सब्सिडी। तो ऐसे करके जो है ना, एक ये सिस्टम बनाया गया, फ्रॉड प्रिवेंशन सिस्टम बनाया गया। तो अंडर प्रीवियस स्कीम देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ OEM क्लेमिंग सब्सिडीज फॉर व्हीकल दैट वर हेविली डिस्काउंटेड ऑन पेपर, पर रियलिटी में नहीं होते थे। अभी क्या है, बायर परचेज जब भी करता है EV को, तो थ्रू दिस PM E-Drive पोर्टल ये जनरेट करता है सिक्योर आधार लिंक E-वाउचर और सेंड करता है डायरेक्टली टू देयर फोन। बायर उसको साइन करता है, फिर डीलर को देता है, फिर डीलर उसको अपलोड करके ले सकता है पैसा, ठीक है, क्लेम कर सकता है। अगला कंपोनेंट क्या है, फेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, जिसको PMP बोलते हैं, हमने पढ़ लिया है ये क्या है। टू प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत, अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, ऑटोमेकर कैन नॉट सिंपली इम्पोर्ट fully built EVs or major sub assemblies from the
फॉरेन मार्केट्स लाइक चाइना, और वो क्लेम नहीं कर सकते फिर इंडियन टैक्स डॉलर्स। तो द पीएमपी मैंडेट्स दैट कंपनी मस्ट ग्रेजुअली लोकलाइज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर कंपोनेंट। तो व्हीकल मस्ट मीट द स्ट्रिक्ट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन परसेंटेज टू क्वालिफाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसे पढ़ने का और समझाने का और जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया वैसे भी, अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो ठीक है, चलते हैं थर्ड न्यूज़ की तरफ। थर्ड न्यूज़ क्या बोल रही है? आरबीआई पुशेस डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी विद ग्रास रूट्स आउटरीच एंड फ्रॉड अवेयरनेस ड्राइव। द आर्टिकल आउटलाइंस द आरबीआई स्ट्रेटेजिक पुश to ensure that India's rapidly growing digital payment ecosystem remains secure and trusted by the public. ये coincide कर रहा है with the 6th edition of the Digital Payment Awareness Week, मार्च 9 से 13 तक जो था 2026। RBI Governor Sanjay Manotra specifically launched initiative aimed at boosting digital financial literacy and fraud prevention with the heavy focus कि वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए, ठीक है, ग्रास रूट आउटरीच रहे उसकी। आगे बढ़ते हैं। की इनिशिएटिव क्या थे? द ग्रास रूट पायलट प्रोग्राम महाराष्ट्र में आरबीआई ने लॉन्च किया है एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन डिजिटल पेमेंट, और इसको एज अ पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया महाराष्ट्र में। और किसके साथ पार्टनरशिपिंग करी? सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ। डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर? जो है ना, वो आरबीआई एड्स पर रिलाई नहीं कर रहा है, टॉप डाउन मार्केटिंग, कॉर्पोरेट मार्केटिंग पर रिलाई नहीं कर रहा है। वो ये जो प्रोग्राम है वो यूटिलाइज कर रहा है वीएलईज को, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो कंडक्ट करें इन पर्सन सेशंस और बताएं सब कुछ है ना, कि फ्रॉड अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है, कैसे फ्रॉड हो सकते हैं। टारगेट क्या है? द गोल इज टू एजुकेट 10 लाख पार्टिसिपेंट, और स्पेसिफिकली कौन से एरिया में? रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। क्यों ये मैटर करता है? देखो, अर्बन इंडिया में जो है ना सब कुछ है, हैविली अडॉप्टेड यूपीआई है और डिजिटल वॉलेट सिस्टम भी है, और सबके, और अर्बन इंडिया को पता भी है इसके बारे में। लेकिन जो रूरल यूजर्स हैं उनके लिए सारा का सिस्टम नया है, ठीक है, वो नए हैं इस इकोसिस्टम के लिए। तो दिस लैक ऑफ फेमिलियरिटी मेक्स देम प्राइम टारगेट फॉर फाइनेंशियल स्कैम। तो यूजिंग दिस VLEs, ये VLEs जो है ना फेस टू फेस जाके एजुकेशन स्प्रेड कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे इन बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड एंश्योर द इन्फॉर्मेशन इज एक्सेसिबल एंड कल्चरली रिलेवेंट, ठीक है, आसान है। अगला क्या है? अगला कैंपेन, थोड़ा ध्यान से कैंपेन मैसेज ट्रांसलेटिंग टू बी लिटिल केयरफुल पे अटेंशन। ये दिस मल्टीमीडिया कैंपेन एक्ट एज अ नेशनल वाइड पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। गोल क्या है? जो डिजिटल पेमेंट है वो फास्टर हो चुकी हैं और फ्रिक्शन लेस हो गई हैं, ठीक है, मोर फ्रिक्शन लेस। तो फ्रॉडस्टर जो है ना इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसी स्पीड को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्रिएट करते हैं एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी। थोड़ा ध्यान से जो है उसको डिज़ाइन किया गया है टू इंस्टिल अ हैबिट ऑफ विजिलेंस, एनकरेजिंग यूज़र टू पॉज। पहले वो यूज़र जो है थोड़ा पॉज करे, वेरीफाई करे पेमेंट डिटेल्स को, और फिर और प्रोटेक्ट भी करे अपने सेंसिटिव डाटा को, ठीक है, बिफोर कंप्लीटिंग अ ट्रांजेक्शन। तो देखो, जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना वो सीनियर सिटीजन को बहुत पकड़ते हैं इन चीज़ों में, ठीक है, सीनियर सिटीजन जो है वो ज़्यादा प्रॉन रहते हैं इन चीज़ों के लिए। तो वो उन पे जो है ना बहुत ज़्यादा फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं फ्रॉडस्टर, ठीक है। फ्रॉडस्टर जो है ना उनको बोलते हैं भाई ऐसा आप कर दो, जल्दी से पेमेंट कर दो, ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा, आपकी एफडी ब्लॉक हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं वो। तो सीनियर सिटीजन कर देते हैं एकदम जल्दी जल्दी में, ठीक है, वो इतना ध्यान नहीं देते। तो वहाँ पर आरबीआई ने कुछ और इनिशिएटिव भी निकाले हैं, ठीक है, यहाँ पर वो कूल डाउन पीरियड भी है, कुछ कूल डाउन पीरियड्स भी निकाले हैं, ठीक है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन नए बेनिफिशियरी को ऐड करता है तो एक कूल डाउन पीरियड है उसमें, ठीक है, और एक कोल्ड फ्रीज भी करा है। मान लो एक सीनियर सिटीजन ने अमाउंट ट्रांजेक्ट किया, ठीक है, अब वो जो है ना अमाउंट थोड़े टाइम के लिए जो है ना फ्रीज रहेगा, जो जिसको दिया है ना वो एक्चुअली में यूज़ नहीं कर पाएगा उसको थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। उतने टाइम में अगर सीनियर सिटीजन को लगता है, मतलब वो 10 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट की विंडो भी हो सकती है, अगर सीनियर सिटीजन को एकदम लगता है कि मैंने तो गलत ट्रांजेक्शन कर दिया है, तो वो कंप्लेन करके वो पैसे को वापस कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास, अगर गलती से भी जो फ्रॉडस्टर है उसके पास पैसा पहुंच गया तो वो तो कहीं भी रूट कर देगा उसको, है ना, फिर उसको उस पैसे को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो आरबीआई ने फिर ऐसे कुछ इनिशिएटिव लगाए, कोल्ड फ्रीज करना, ठीक है, और कूलिंग डाउन पीरियड लगा दिया, ठीक है, ऐसे करके एक नॉमिनी वाला भी कर दिया, नॉमिनी सिस्टम भी क्रिएट करने की बात कर रहा है कि पहला पास तो मिलेगा सीनियर सिटीजन से, सीनियर सिटीजन जो है ना ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा, फिर ये ट्रांजैक्शन जो है ना नॉमिनी के पास जाएगा, ठीक है, मान लो उसका बेटे के पास जाएगा, सन के पास जाएगा, डॉटर के पास जाएगा, फिर वो अपने एंड से अप्रूव करेंगे देख के सब कुछ, ठीक है, तब जाके वो पूरे का पूरा पेमेंट होगा। तो ऐसे करके कुछ अलग अलग इनिशिएटिव भी लगाए और एक कैंपेन भी है, थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है? इकोसिस्टम कोलैबोरेशन। द कोर इशू इज ट्रस्ट। जो गवर्नर है वो हाईलाइट कर रहे हैं द कंटिन्यू सक्सेस ऑफ डिजिटल पेमेंट रिलाई करता है एंटायरली ऑन पब्लिक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट। इफ पीपल फियर लूजिंग देयर मनी टू स्कैम, अगर उनको डर लगेगा कि भाई उनका पैसा जो है ना स्कैम में लुट जाएगा, तो अडॉप्शन जो है वो स्टॉल हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी।
तो एक्शन क्या है, फॉलोइंग द लॉन्च गवर्नर ने हेल्ड किया एक डायरेक्ट डिस्कशन विद द लीडर्स ऑफ PSOs, ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, द कंपनीज दैट एक्चुअली बिल्ड एंड मैनेज दीज पेमेंट नेटवर्क, जैसे यूपीआई ऐप्स हो गए, कार्ड नेटवर्क हो गए, ठीक है, उनके उनके लीडर के साथ जो है ना उन्होंने डिस्कशन डायरेक्टली डिस्कशन हेल्ड किया. This signifies that RBI expect these tech providers to take an active, collaborative roles in enhancing security features and protecting consumers on their platform. ठीक है, बस ये जनरल 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 न्यूज़ है. तो ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ न्यूज़ की तरफ. फोर्थ न्यूज़ क्या बोल रही है, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड SIF ब्रिजिंग द गैप बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड AIFs. तो ये स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द सेबी. जो SIF है एक न्यू कैटेगरी है ऑफ द इन्वेस्टमेंट व्हीकल डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द एफ्लुएंट क्लास के लिए, ठीक है, एफ्लुएंट क्लास के लिए किया गया था. और ये एक मिडिल पीस की तरह है, मतलब ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड और AIF इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है, ठीक है. और ये नॉर्मली जो एक्सपेंड हो रहे हैं ना अभी एफ्लुएंट क्लास में उन लोगों के लिए है, ठीक है. तो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं, हाईली एक्सेसिबल होते हैं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं इसमें, स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग विद जस्ट 500 रुपीज़, बट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं. यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेटेजीज यूज़ करी जाती हैं, मतलब लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजीज यूज़ करी जाती हैं, जहाँ पर बाय किया जाता है स्टॉक को और होप किया जाता है कि भाई उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है. तो लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजीज यूज़ करी जाती हैं, जिसकी वजह से रिटर्न जो है ना नॉर्मल रहता है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है ना, मतलब नॉर्मल रिटर्न मिलता है जो मिलता है मार्केट के हिसाब से मिलता है. दूसरी जो PMS है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड AIFs अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये ऑफर करते हैं सोफिस्टिकेटेड हेज फंड स्टाइल स्ट्रेटजीज. यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग जैसी चीज़ आती है, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव मतलब FNOs आते हैं, ठीक है, FNOs आते हैं, बट हैव मैसिव एंट्री बैरियर्स, ठीक है. यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है PMS के लिए, 50 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मिनिमम, और कैटेगरी 3 AIFs के लिए 1 करोड़ रुपीज़ रिक्वायर होते हैं अगर आपको ऐसे PMS के अंदर या AIF के अंदर इन्वेस्ट करना है. तो आपको मिनिमम 50 लाख रुपीज़ फॉर PMS और 1 करोड़ रुपीज़ फॉर कैटेगरी 3 AIFs में, ठीक है, इतना पैसा चाहिए आपको. तो सॉल्यूशन क्या है, SIF सॉल्यूशन है. SIF ब्रिज करता है दिस एग्जैक्ट गैप. ये ऑफर तो करते हैं एडवांस सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सेम जो AIFs और PMS करते हैं, और एक्सेसिबल भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट्री पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की है, मतलब एक्सपेंडिंग एफ्लुएंट क्लास के लिए है. जो रिटेल इन्वेस्टर से थोड़े ज़्यादा है, और जो AIF जो होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत पैसा होता है, उनसे थोड़ा कम है, ठीक है. तो यहाँ पर वो बीच में जो एक्सपेंडिंग एफ्लुएंट क्लास है उनके लिए बनाया गया है. यहाँ पर सारे के सारे टूल्स तो वही होते हैं, एडवांस सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो AIFs और PMS में यूज होती हैं, ठीक है. पर यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा एक्सेसिबल बना दिया है, 10 लाख रुपीज़, ठीक है. तो अब देख लेते हैं, तो हम इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में. तो पहला है हमारा ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड, फिर है हमारा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, और फिर है हमारा PMS एंड कैटेगरी थर्ड AIFs. तो प्राइमरी रोल क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है, और वेल्थ क्रिएशन के लिए, एक नॉर्मल रिटर्न के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नॉर्मल होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल होती है तो रिटर्न भी आपको नॉर्मल मिलेगा. जो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड है थोड़ा सा ओपन है ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के, है ना, ये ब्रिज करते हैं और ऑफर करते हैं सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टू द एफ्लुएंट, जो एक्सपेंडिंग एफ्लुएंट क्लास है उसके लिए, जो बीच के लोग हैं, ठीक है, वहाँ पर. और ये हाईली जो PMS और कैटेगरी थर्ड AIF है वो हाईली कस्टमाइज्ड और एग्रेसिव वेल्थ जनरेशन करके देता है फॉर द अल्ट्रा वेल्दी पीपल, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट ही टॉप नॉच रहती है, ठीक है. तो रिटर्न भी टॉप नॉच रहता है, और रिटर्न भी टॉप नॉच है तो भाई रिस्क भी टॉप नॉच है, ठीक है. रिस्क भी बहुत खतरनाक होता है क्योंकि ये डील करते हैं FNOs में, ठीक है, हेज इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, जो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ठीक है. ये बहुत कम वोलेटाइल होते हैं, बहुत ही कम वोलेटाइल होते हैं, लेस वोलेटाइल, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हम देखेंगे. इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वेरी वेरी लो होती है, ठीक है. मतलब टिपिकली 500 रुपीज़ आपके पास है तो आप SIP के थ्रू इसी म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं. यहाँ पर मॉडरेट है, हमने बताया है ना, 10 लाख रुपीज़ होनी चाहिए. यहाँ पर तो एक्सट्रीमली हाई है, PMS के लिए 50 लाख और 1 करोड़ रुपीज़ AIFs के लिए, वो भी कैटेगरी थर्ड, ठीक है. परमिटेड स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग ओनली कर सकते हैं. जो फंड मैनेजर्स हैं वो सिर्फ बाय करते हैं स्टॉक्स को और होप करते हैं कि उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर हाइब्रिड और एडवांस स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं. कैन यूज़ डेरिवेटिव को यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्ट सेलिंग को भी यूज़ कर सकते हैं. भाई शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, बेटिंग अगेंस्ट द स्टॉक. देखो शॉर्ट सेलिंग के अंदर क्या आता है, मैंने आपको कई बार बता भी रखा है शॉर्ट सेलिंग के बारे में. शॉर्ट सेलिंग में आप सेल तो करते हो हाई पे, ठीक है, सेल करते हो हाई पे और बाय करते हो लो पे. अभी यहाँ पर बाय लो करते हो, लेकिन आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास सेल करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक ही नहीं होता.
तो आप जो है ना बोरो भी कर सकते हो, बोरो भी करते हैं ये स्टॉक को बोरो भी किया जा सकता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, EPFO से, ठीक है। इनके पास बहुत सारे, मान लो इनके पास रिलायंस के बहुत सारे स्टॉक रहते हैं, ठीक है, और वो 10 साल तक पड़े रहते हैं, ठीक है, वो तो ऐसे ही पड़े हैं। तो EPFO भी इससे वेल्थ जनरेशन कर सकता है, और ये जो लोग हैं, ये जो पर्टिकुलर ट्रेडर्स हैं, ये जो फंड्स हैं, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर, फंड है, ये भी शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये पूरा इनका मैकेनिज्म होता है, मैंने आपको कई बार ये बता रखा है कि शॉर्ट सेलिंग होती कैसे है, ठीक है, बैटिंग अगेंस्ट द स्टॉक। और लेवरेज भी कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द क्रैशेस, ठीक है, वो लेवरेज मतलब बोरो भी कर सकते हैं ये पैसा। नॉर्मली बोरो करना अलाउ नहीं होता है कुछ कुछ के लिए, ठीक है, वो हम देखेंगे किस किस के लिए अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बोरो भी कर सकते हैं, लेवरेज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द क्रैशेस। इधर क्या है, ये हेज फंड स्टाइल यूज़ करते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स, कंसंट्रेटेड बेट्स एंड एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग मतलब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन, ठीक है, FNO में आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स होते हैं, है ना, हमने कई बार अलग अलग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, इंटरेस्ट रुपी डेरिवेटिव्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे डेरिवेटिव हो गए या स्वाप्स हो गए, उन पे भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा चाहिए होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, टारगेट ऑडियंस। जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड है उनके लिए टारगेट ऑडियंस होती है एवरीडे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड बिगनर्स। SIF के लिए कौन सी होती है टारगेट ऑडियंस, एक्सपेंडिंग एफ्लुएंट क्लास, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स और टेक एग्जीक्यूटिव हो गए, इसमें डॉक्टर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और PMS AIF के लिए कौन है टारगेट ऑडियंस, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs एंड फैमिली ऑफिसर्स, ठीक है। रिस्क क्या है, डिपेंड करता है भाई, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में वेरी करता है लो टू हाई, बट जनरली मूव करता है डायरेक्टली विद द ओवरऑल मार्केट, जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी यूज होती है, ठीक है, रिस्क को हैच करने का कोई और तरीका नहीं है। SIF में क्या है, मॉडरेट टू हाई, एम फॉर स्टेबिलिटी, बट इन्वेस्टर मस्ट टॉलरेट ओकेजनल 10 to 15% ड्रॉ डाउन ड्यू टू द लेवरेज, क्योंकि यहाँ पर लेवरेज होता है, तो यहाँ पर वो इन्वेस्टर इतना होना चाहिए कि वो टॉलरेट कर ले ओकेजनल 10 to 15% ड्रॉ डाउन्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है, स्ट्रेटजीज कैन बी हाईली कंसनट्रेटेड, मीनिंग रिस्क हायर रिस्क फॉर हायर पोटेंशियल रिवॉर्ड्स, ठीक है, भाई अगर ज़्यादा आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आपको रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ेगा, सिंपल चीज़ है। इधर टारगेट रिटर्न क्या रहता है, ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड में जनरली वो मिरर करता है मार्केट बेंचमार्क को, मतलब नॉर्मल रहता होगा, ठीक है, जनरली नॉर्मल ही रहता है। और SIF में क्या रहता है टारगेट रिटर्न, 18 to 22% रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है, एमिंग टू आउट परफॉर्म द मार्केट वाइल कुशनिंग द फॉल। इसमें क्या है, हाईली वेरिएबल है, टारगेट टारगेट मैसिव आउट परफॉर्म और एब्सोल्यूट रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये था इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब AIF के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इसमें होती हैं 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 AIF, इनको बोलते हैं द इकोनॉमिक बिल्डर। कैटेगरी 2 AIF, इनको बोलते हैं द प्राइवेट मार्केट। कैटेगरी 3 AIF, द कॉम्प्लेक्स ट्रेडर्स। कोर ऑब्जेक्टिव देखते हैं तीनों तीनों कैटेगरी का। पहली कैटेगरी जो है AIF की, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्ट करती है अर्ली स्टेजेस के अंदर, ठीक है, अर्ली स्टेजेस स्टार्टअप के अंदर, सेक्टर के अंदर, सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल सेक्टर्स के अंदर, दैट गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट एक्टिवली वांट टू प्रमोट, उनको उन सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहती है, मतलब उन सेक्टर्स के अंदर AIF इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। जो कैटेगरी 3 होती है ना, वो इन्वेस्ट करती है जस्ट फॉर रिटर्न, ठीक है, टू जनरेट द हाई रिटर्न्स, एब्सोल्यूट और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स यूजिंग द कॉम्प्लेक्स डाइवर्स एंड एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो इनका मकसद से पैसा कमाना है, ठीक है, मनी अर्न करना है, हाई रिटर्न कमाना है। अब इन दोनों के जो बीच में आता है ना, उसको बोलते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 AIF, ये डिफॉल्ट और रेसिडुअल कैटेगरी होती है, जहाँ पर फॉर फंड्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पर, प्राइवेट मार्केट के अंदर, विदाउट सीकिंग एनी गवर्नमेंट इंसेंटिव और विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग, तो वो होते हैं कैटेगरी 2। कॉमन टाइप के फंड देख लेते हैं, इसमें कौन से होते हैं। वेंचर कैपिटल फंड होता है, एंजल फंड होता है, SME फंड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, सोशल वेंचर फंड होता है। तो जो वेंचर कैपिटल फंड होता है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो अर्ली स्टार्टअप में भी करते हैं, ठीक है, मिड टर्म स्टार्टअप में भी करते हैं, ठीक है। और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंजल फंड्स होते हैं, वो क्या है, वो अर्ली स्टार्टअप में करते हैं नॉर्मली। और जो SMEs होते हैं, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज फंड्स होते हैं, ठीक है, ये SMEs के अंदर करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, जैसे इनवेट्स होते हैं वहाँ करते हैं, रेट्स होते हैं वहाँ करते हैं, ठीक है, उस जगह भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। और सोशल वेंचर फंड जो है, ये कुछ सोशल कॉज के लिए, ठीक है, सोशल कॉज के लिए इन्वेस्ट करते हैं। मान लो हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, हॉस्पिटल बनाना है तो इन्वेस्ट करेंगे, स्कूल बनाना है तो इन्वेस्ट करेंगे, तो सोशल कॉज के लिए करते हैं,
तो उनको ही बोलते हैं सोशल वेंचर फंड्स। अब प्राइवेट इक्विटी क्या होती है? देखो, ये वेंचर कैपिटलिस्ट का थोड़ा बड़ा पार्ट होता है। यहाँ पे बड़े-बड़े प्लेयर आते हैं। ये तो बड़ी-बड़ी कंपनी को भी फंड कर देते हैं। मान लो टाटा मोटर्स को फंड करना है, तो ये वो भी कर सकते हैं। जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट का थोड़ा उनसे बहुत ऊपर होते हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटीज़। तो ये बड़ी-बड़ी कंपनी में भी फंड करते हैं। तो ये प्राइवेट मार्केट के अंदर फंड कर रहे होते हैं, जैसे टाटा कंपनी के अंदर कर दिया, है ना? रियल एस्टेट के अंदर फंड कर रहे होते हैं, डेब्ट फंड दे रहे होते हैं, मतलब लोन लोन देते हैं, ठीक है? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को लोन भी देते हैं। डिस्ट्रेस्ड एसेट फंड भी देते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके फंड करते हैं। जो कैटेगरी 3 है वो कौन सी है? हेज फंड्स होती हैं, ठीक है? आपने कई बार सुना होगा यूएस का हेज फंड ने इतना कमा लिया, तो ये हेज फंड होती है नॉर्मली। तो ये और ये कौन सी अलग-अलग टाइप के फंड्स होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड्स। यहाँ पर अलग-अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनका अलग-अलग नाम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही नाम हो जाता है उनका। तो यहाँ पर ये लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी फंड होते हैं, यहाँ पर ये इस टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी जगह क्या है? पीआईपीई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड्स, ठीक है? बहुत सारी कंपनीज जो है ना प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, हमें पता है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट करना, ठीक है? तो जैसे बड़ी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको अपने स्टॉक्स बेचने हैं, ठीक है? ठीक है? काइंड ऑफ आईपीओ है, आईपीओ नहीं बोलूँगा, वैसे स्टॉक बेचने हैं, ठीक है? तो वो जो है ना, वैसे ही एक बहुत बड़े फंड को ढूँढती है अपने हिसाब से, ठीक है? और बोलती है देखो हम कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये पब्लिकली अपने स्टॉक को नहीं बेचती है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को देती हैं। तो ये बहुत बड़े-बड़े जो होते हैं ना, पीआईपीज़ होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इतने बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब बहुत बड़े स्केल पे, ये जो है ना फंड, ये स्टेक बाय कर लेते हैं और फंड कर देते हैं इस कंपनी को। तो ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं उनको पीआईपी बोलते हैं, ठीक है? प्राइमरी टारगेट एसेट कौन से होते हैं? अनलिस्टेड स्टार्टअप्स होता है, अर्ली स्टेज वेंचर्स होते हैं, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, हमने वही सेम चीज़ डिस्कस करी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं ये अनलिस्टेड कंपनीज मिड टू लेट स्टेज ग्रोथ वाली कंपनीज में करते हैं, प्राइवेट डेब्ट देते हैं, ठीक है? और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये क्या है? लिस्टेड और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के अंदर करते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, बस यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यूज ऑफ लेवरेज, बोरिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कैन नॉट बोरो मनी टू इन्वेस्ट। ये बोरो नहीं कर सकते मनी जस्ट टू इन्वेस्ट, पर अलाउडेड है ओनली फॉर टेम्परेरी 30 डे का ऑपरेशनल नीड के लिए पैसा ले सकते हैं, ठीक है? बोरो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम केस है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सेम चीज़। लेकिन जो कैटेगरी 3 है एएफ की, वहाँ पर परमिटेड है, ठीक है? वो यूज़ कर सकते हैं लेवरेज को और बोरो कर सकते हैं फंड टू एम्पलीफाई द ट्रेड रिटर्न सब्जेक्टेड टू द सेबी लिमिट्स। यहाँ पर फंड का स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये क्लोजली एंडेड है, ठीक है? तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कभी भी नहीं कर सकते। एक साइकिल होती है, जैसे यहाँ पर मिनिमम टेन्योर 3 ईयर का है इस फंड का। तो आप इस 3 साल के अंदर, 3 साल की जो साइकिल है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें रिडीम कर सकते हो, ठीक है? तो अभी ये मान लो यहाँ पर पहले ईयर में खुली, ईयर 0 में खुली, तो अब 3 साल बाद ही आप दोबारा से उसको इन्वेस्ट कर सकते हो और रिडीम कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक क्लोज साइकिल में होते हैं। आप कहीं बीच में, किसी बीच में ईयर 1 के अंदर आके नहीं कर सकते। आप पूरी एक साइकिल आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम ये भी क्लोज एंडेड है। और यहाँ पर क्या है, ये जो एएफ कैटेगरी 3 है, यहाँ पर ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों भी हो सकती है। मतलब ओपन एंडेड में क्या होता है, आप कभी भी कर सकते हो, कोई से भी ईयर में आके कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मिनिमम टेन्योर है फर्स्ट कैटेगरी के लिए, वो 3 ईयर्स है, क्योंकि ये क्लोज एंडेड है। और यहाँ पर क्या है, 3 ईयर है, क्योंकि ये भी क्लोज एंडेड है। और यहाँ पर कोई मिनिमम टेन्योर नहीं है, क्योंकि ये ओपन एंडेड भी हो सकते हैं और क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। अगर क्लोज एंडेड होंगे तो एक पर्टिकुलर टेन्योर आ जाएगा, लेकिन अगर ओपन एंडेड होंगे तो वहाँ पर कोई भी टेन्योर नहीं होता, ठीक है? ओपन होते हैं वो। टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ये पास थ्रू करते हैं स्टेटस, ठीक है? मतलब ये जो फंड है वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते। जो भी इनकम है, जो भी कैपिटल है, कैपिटल गेन है, वो पास किया जाता है डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है? अब इन्वेस्टर पे करेंगे जो भी टैक्स देना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल टैक्स ब्रैकेट, ठीक है? यहाँ पर भी सेम है, पास थ्रू स्ट्रक्चर है। इधर भी जो है कैटेगरी 1 के तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फंड लेवल टैक्सेशन होता है। यहाँ पर कोई भी पास थ्रू स्टेटस नहीं होता, मतलब फंड को अपने तरफ से पे करना पड़ता है टैक्स, ऑफन एट द हाईएस्ट मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ 42.7% बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट टू इन्वेस्टर्स। सेम चीज़, ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, ये इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से है, ठीक है? जो इन्वेस्टर है, जो बाकी चीज़ें हैं वो फंड के परस्पेक्टिव से हैं कि फंड बोरो कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है? और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, तो उन चीज़ों को देख के है सब कुछ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हाउ एस आई वर्क द मैकेनिक्स। जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो जस्ट बाय करते हैं स्टॉक को और होल्ड करते हैं। दूसरी ओर जो एसआईएफ होते हैं उनमें अलाउ होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल को यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट रिटर्न एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केट क्रैशेस। एडवांस स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं। जो एसआईएफ के मैनेजर होते हैं वो डेरिवेटिव को यूज़ कर सकते हैं, एफएनओ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है?
डायरेक्शनल शॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं, बेटिंग दैट द स्टॉक प्राइस विल गो डाउन एंड लिवरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी टैक्टिक्स को और स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं लोग। ये जो आर्टिकल है वो नोट कर रहा है कि 84% ऑफ द SIF मनी वो करेंटली किस में है, हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में है, उस स्कीम के अंदर। मीनिंग जो फंड मैनेजर है वो बाय करता है स्टॉक जो उसको लगता है कि ऊपर जाएगा, मतलब लॉन्ग स्ट्रेटजी, और साइमल्टेनियसली बैट करता है अगेंस्ट द स्टॉक जो उसको लगता है कि नीचे जाएगा, ठीक। उसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेटजी। मैं आपको बता चुका हूँ शॉर्ट क्या होता है। बाय मतलब बाय लो एंड सेल हाई, ठीक है। एमिंग टू मेक मनी रिगार्डलेस कि भाई किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। टारगेट रिटर्न, दे एम फॉर हाई risk adjusted return in the range of 18 to 22% while attempting to keep downside risk lower than the traditional equity market। सेम चीज़ भाई, वो चाहते हैं कि वो अपना अगर मार्केट लो भी जाए, मार्केट नीचे वाली डायरेक्शन में भी जाए, डाउनवर्ड भी जाए, तब भी वो अपने रिस्क को हेज कर पाए, ठीक है। इसलिए वो डेरिवेटिव जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं और डायरेक्शनल शॉर्टिंग वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, इनका रिटर्न भी हाई रहता है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न होता है, ठीक है। अराउंड कितना 18 to 22% मिलता है उनको। और वाइल अटेम्प्टिंग टू कीप द डाउन साइड रिस्क, क्योंकि वो डाउन साइड रिस्क को भी मेंटेन करके चलते हैं। सेम इस शॉर्टिंग प्रोसेस से भी कर सकते हैं और डेरिवेटिव प्रोसेस से भी कर सकते हैं। अगला क्या है, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सेबी जो है ना बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि कौन सी AMCs इस फंड को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंड है, तो कौन सी AMCs को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें टाइमलाइन क्या है, फ्रेमवर्क जो है इसका इशू किया गया था फरवरी 2025 को, और ऑपरेशन कब से हुआ, 1 अप्रैल 2025 को। कौन इसको लॉन्च कर सकता है, ओनली एस्टेब्लिश्ड AMCs लॉन्च कर सकती हैं विद एटलीस्ट उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और उनका एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑम जो है वो 10,000 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए, तभी वो परमिटेड है कि वो ऑफर कर सकती हैं एक SIF को, ठीक है, ऐसा फंड बना सकती हैं। एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाई है इसने, ठीक है, क्योंकि जो एफ्लुएंट इन्वेस्टर होते हैं वो हंगरी होते हैं इन जैसे सोफिस्टिकेटेड टूल के लिए एट द लोअर प्राइसेस। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। जो ऑम सर्ज है इसका, एसेट अंडर मैनेजमेंट सर्ज है, कितना है, अक्टूबर 2025 में कितना था, टोटल SIF एसेट था 2010 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। फरवरी तक आते आते कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, 9711 करोड़ रुपीज़ का, और करंटली सर्जिंग पास द 10,000 करोड़ मार्क, उसको भी पास कर दिया है, कर रहा है, मतलब, है ना। फ्यूचर प्रेपरेशन क्या है, एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई 50,000 करोड़ तक का वो जो मार्क है उसको पास कर लेगा बाय 2028। ठीक है, आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द रिस्क अ वर्ड ऑफ कॉशन। देखो यहाँ पर रिटर्न जो है ना अट्रैक्टिव तो दिख रहा है, लेकिन आर्टिकल ये भी बोल रहा है कि जो SIF है ना, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि ये जो SIF होते हैं ये सोफिस्टिकेटेड टूल को यूज़ करते हैं, लेवरेज करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं, वैसी स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। तो अगर जरा सी मिस्टेक की किसी फंड मैनेजर ने तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए SIF है ही नहीं। एक ड्रॉ डाउन के बारे में बात करी, जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए और फाइनेंशियली प्रिपेयर होने चाहिए कि अगर उनकी पोर्टफोलियो टेम्परेली ड्रॉप हो जाए बाय 10 to 15% तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन। अगर ड्रॉ डाउन 10 से 15% का भी है ना, तो मेंटली इन्वेस्टर्स प्रिपेयर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग जैसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। टारगेट ऑडियंस क्या है, यहाँ पर वही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जैसे टेक एग्जीक्यूटिव, डॉक्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, उनको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, जो एक्चुअली में मार्केट साइकिल को समझते हैं और उनके पास रिस्क एपेटाइट भी है। अगर कोई सडन वॉलेटिलिटी आती है तो उसके अगेंस्ट भी वो वर्क कर सकते हैं। अल्टीमेटली द सक्सेस ऑफ द SIF रिलाई हेविली ऑन द स्पेसिफिक स्किल ऑफ द फंड मैनेजर, मच मोर सो देन द जो सिंपल इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं उनसे, ठीक है। तो बस यही था, आगे बढ़ता है। तो ठीक है, अब चलते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ। ECI कंप्रेसेस 2026 असेंबली पोल इनटू द 26 डेज विद हेवी सिक्योरिटी लेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये जो आर्टिकल है वो आउटलाइन कर रहा है सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ द इलेक्शन फॉर 5 की असेंबलीज असम, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर बीइंग कंडक्टेड। प्राइमरी फोकस है ऑन ड्रास्टिकली कंडेंस टाइमलाइन, क्योंकि 26 डेज के अंदर कर दिया है, ठीक है, बाय अनेबल्ड बाय हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Key highlight of the election schedule. The most notable aspect of this announcement is the shrinking of overall election time frame. ठीक है, compressed timeline. जो entire election process है उसको 26 days के अंदर complete कराया जाएगा। 9 अप्रैल को start होगा और 4th मई को खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये sharp reduction from the previous cycle. 2021 में 37 डेज लिए गए थे और 2016 में कितने डेज थे, 46 डेज। स्केल क्या है, ओवर 174 मिलियन वोटर्स कास्ट करेंगे अपना वोट अक्रॉस द 824 असेंबली सीट्स, डिसाइड करेंगे द फेट ऑफ गवर्नमेंट इन बोथ NDA एंड नॉन NDA रूल टेरिटरीज। रिजल्ट डे
वोट्स फॉर ऑल 5 असेंबलीज अलॉन्ग विद 8 बाईपोल्स वो काउंट होंगे और डिक्लेयर होंगे ऑन May 4 को, ठीक है। दिस मीन्स जो वोटर्स हैं विल हु कास्ट देयर बैलॉट इन द फर्स्ट फेज ऑन April 9, उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, नियरली अ मंथ टू नो द आउटकम। अगला क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। With the announcement of these dates, the Model Code of Conduct guidelines regulating the behavior of political parties and candidate is now actively in effect, ठीक है। तो ये जो MCC है, ठीक है, वो कोई लॉ नहीं है, ठीक है, कोई लॉ नहीं है, ये कंसेंसस है, ठीक है, ये एग्रीमेंट है अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कि भाई जो इंश्योर करता है कि फेयर प्ले हो, ठीक है। तो जैसे ही ECI जो है डेट अनाउंस करता है, ठीक है, वैसे ही MCC जो है ना इफेक्टिव में आ जाता है एकदम। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या है, जो केयर टेकर है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उधर, ठीक है, वो अपने सारे प्रिविलेज, ठीक है, सारे एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज जो है ना वो खो देती है, ठीक है, रिगार्डिंग द न्यू पॉलिसीज। मतलब वो कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे सकती उस टाइम में, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे सकती, ठीक है, कोई नए प्रॉमिस नहीं कर सकती भाई हम यहाँ रोड बनवा देंगे, कोई न्यू प्रॉमिस नहीं हो सकते कि नए रोड बनवा देंगे, ठीक है, और कोई नई वेलफेयर स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकती, वेलफेयर स्कीम लॉन्च नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना इंडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने में यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, कि भाई जो वोटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए। तो जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो सारे प्रिविलेज खो देती है, अपने एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज खो देती है। यहाँ पर वो फाइनेंशियल ग्रांट नहीं दे सकती है और प्रॉमिस नहीं कर सकती, कोई नई रोड बनवा देगी, कोई नए नए वादे नहीं करती है, और कोई भी नई वेलफेयर स्कीम को लॉन्च नहीं कर सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, कोई भी ऑफिशियल मशीनरी को यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट व्हीकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट फंडेड एयरप्लेन्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर कैंपेनिंग, ठीक है, क्योंकि वो कैंपेन करते हैं ना उस टाइम पे, ठीक है, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। गोल बस यही है, देखो भाई रूलिंग पार्टी है, उनके पास एक एडवांटेज तो रहता ही है ना, उनके पास बहुत सारा स्टेट का पैसा रहता है, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट का पैसा यूज़ ना करें, स्टेट की पावर यूज़ ना करें, ठीक है, या वॉलेट यूज़ ना करें स्टेट का, इसलिए जो है ना ये MCC इसको लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट बाय स्टेट ब्रेकडाउन एंड मेजर शिफ्ट। जो इलेक्शन कमीशन है ना उसने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ किए हैं, वेस्ट बंगाल में, और ड्रामेटिक रिडक्शन इन फेजेस। जो वेस्ट बंगाल है वो सबसे ज़्यादा विटनेस कर रहा है द मोस्ट एक्सट्रीम चेंजेस। न्यू शेड्यूल क्या है, पोलिंग जो है वहाँ पर 2 फेजेस के अंदर होगी। पास कंटेक्स क्या था, दिस इज डाउन फ्रॉम 8 फेजेस हुए थे इन 2021 में, और 2016 एंड 2011 के अंदर कितने फेजेस थे, 6 फेजेस थे। ये क्यों किया है, ये इसके पीछे रीज़न क्या है, कुछ जो SIR इम्पेक्टेड रीजन्स है ना, एरिया है, या साउथ बंगाल सीट्स हैं, वहाँ पर डिलिबरेटली शेड्यूल किया है फॉर द सेकंड फेज, ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी को वहाँ पर कंसंट्रेट किया जा सके, जिससे दंगे ना हो, ठीक है। अगला क्या है, असम, अ रिटर्न टू सिंगल फेज पोलिंग। असम इज ऑल्सो सीइंग अ कंडेंस शेड्यूल। यहाँ पर नया शेड्यूल क्या है, जो एंटायर स्टेट है वो वोट करेगा इन सिंगल फेज ऑन April 9। यहाँ पर पास कॉन्टेक्स्ट क्या है, भाई असम जो है ना वोट करता था सिंगल फेज के अंदर, है ना, अर्ली डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन एक सोशल अनरेस्ट हुआ 1983 में, फोर्स किया उसने शिफ्ट टू मल्टी फेजिंग वोटिंग। यहाँ पर मल्टी फेज वोटिंग में इट हैड 3 फेज ड्यूरिंग द 2021 इलेक्शन, अब उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। केरला, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। केरला एंड पुडुचेरी में यहाँ पर सिंगल फेज है, और तमिलनाडु में जो है सिंगल फेज है ऑन April 23, कोइंसाइडिंग विद द बंगाल का फर्स्ट फेज जो है। द डिसाइडिंग फैक्टर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट। ये जो आर्टिकल है वो पॉइंट आउट कर रहा है दिस टाइट शेड्यूलिंग इज नॉट रैंडम। ये हेविली रिलाई कर रहा है किस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, वो एम्फेसाइज कर रहे हैं दैट द गोल इज टू एंश्योर वायलेंस फ्री और इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो पाए। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए जो है ना इनको सपोर्ट मिला है, मैसिव कमिटमेंट मिली है, कहाँ से, होम मिनिस्ट्री से। नियरली 1000 कंपनीज ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है ना डिप्लॉय की जाएगी सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए। और हमें पता है तमिलनाडु का जो फर्स्ट फेज़ है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल के फर्स्ट फेज़ के साथ कोइंसाइड कर रहा है। फिर जो सेकंड फेज़ होगा, ठीक है, उसमें हम सारी की सारी, क्योंकि सिर्फ सेकंड फेज़ सिर्फ बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, तो वहाँ पर सारी की सारी फोर्स को फिर कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर SIR इम्पैक्टेड एरियाज है, ठीक है, इसलिए तो बस वही चीज़ है। तो अगर आपको बस आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों में, कि मेरा चैनल भी ग्रो हो, है ना। थैंक यू।